गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आप फ़ौरन से आपके माइंड में इस वक्त आ रही है, तो लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम सबीन। हैं इन किस कॉन्टेक्स्ट में? आप भूल गए, मैंने बताया था आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़न्ट इट मेंटल हेल्थ? ओ या अच्छा, हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कॉन्टेक्स्ट पूछ रही थी ना, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि किसी मटेरियल चीज़ के पर्सपेक्टिव से या कोई, हाँ वो तो जैसे हम आज ओपनिंग से पहले जब डिस्कशन कर रहे थे, मेंटल पीस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में। आपके पास ज़हनी सुकून है तो आपके पास दुनिया की हर दौलत है, हर चीज़ है। यकीन जाने ऐसी जगहों पर मैंने लोगों को देखा है जहाँ पर लिटरली एक ऐसा टॉक्सिक माहौल होता है, पैसे मिल रहे होते हैं लेकिन एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक होता है कि उनकी ज़िंदगी में पैसा होता है लेकिन सुकून नहीं होता। कुछ लोगों को देखा है वो थोड़े पैसे ले रहे होते हैं, थोड़ा काम बेशक ज़्यादा, लेकिन मैं ये कहती हूँ वो थोड़े पैसे ले रहे होते हैं लेकिन सुकून वाला एनवायरनमेंट होता है, उनकी ज़िंदगी ईजी होती है। और मैं इसको इस निगाह से देखता हूँ सबीन के, जो आपको मिलना है वो मिल जाना समहाउ, राइट लेफ्ट, वो समा पूरा हो जाता है। अल्लाह ताला गफूर रहीम है और चीज़ें बड़ी आपकी चल रही थी, मामला बड़े अच्छे चल रहे होते हैं समहाउ। लेकिन एब्सोल्युटली राइट, ये जो मेंटल पीस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे लोग, प्रोडक्टिव गुफ्तगू करने वाले, प्रोग्रेसिव सोच वाले, पॉजिटिव माइंडसेट के लोग आपके आसपास, स्पेशली इन योर प्रोफेशनल सर्कल, क्योंकि फैमिली तो आप नहीं चेंज कर सकते, ये ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। प्रोफेशनली अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, आपकी टीम है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। सो एक हेल्दी डिस्कशन हो रही होती है, एक हेल्दी रिलेशनशिप आपका उनके साथ होता है, अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप आपका उनके साथ होता है। आप आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, आप इंकरेज करते हैं, आप एडमिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, समझते हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है कि दोनों का किसी पर्टिकुलर मामले पर या 4-5 लोगों का एक पर्टिकुलर मामले पे बहुत डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट ओपिनियन हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं। यू डू शेयर योर ओपिनियन, एट द सेम टाइम आप उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को हमें साथ लेकर चलना। मैं कहती हूँ एक दूसरे के लिए आसानियाँ क्रिएट करनी चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात अच्छी खासी हैं, हर कोई एक बैगेज कैरी कर रहा है जो वो आपसे शेयर नहीं कर रहा है। एक बर्डन है उसके शोल्डर के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर, जो कि हम में से कोई समझ नहीं रहा होता। और जब भी कोई कहीं पर आता है काम करने के लिए या किसी भी कैपेसिटी में आपके साथ आके बैठे, अपना ओपिनियन शेयर करे या कुछ भी, उसकी ज़िंदगी को आसान बनाए। क्योंकि आप कोई भी अच्छा इंसान वो नहीं बनना चाहेगा जो कि किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस को ऐड ऑन कर रहा हो इंटेंशनली। अगर आप इंटेंशनली कर रहे हैं तो यकीन जाने आप अच्छे इंसान नहीं हैं, और कोशिश ये करें कि आप बेहतर और अच्छे इंसान बने। तो आज का हमारा मैसेज भी ये था जी। और सिर्फ ये कह देना कि मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ या वो दिल का बहुत अच्छा है, वो मैटर करता है, लेकिन दिल को अचार डालना है हमने। हाँ, जो आप एक्चुअली कर रहे हैं दैट्स व्हाट यू आर, जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं दैट्स व्हाट यू आर, दैट्स व्हाट डिफाइंस यू। दिल डिफाइन नहीं कर रहा आपका, आपका एक्ट आपको डिफाइन कर रहा है। तो ये हमारा आज का मौजू था। अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, कोशिश करें कि उनकी जिंदगी में आसानी सहूलत लेकर आएं, उनकी मेंटल हेल्थ पर भी काम करें, उनको बेहतर करने की कोशिश करें। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक ज़बरदस्त नौजवान ने हमें ज्वाइन किया है, स्टूडेंट भी है लेकिन एट द सेम टाइम सोशल वर्क भी कर रहे हैं, बहुत से नौजवानों को गाइड भी कर रहे होते हैं। खिदमत का सफ़र जिसका उन्होंने आगाज़ किया इसी साल के आगाज़ में, और जिस तरीके से उस सफ़र को लेकर चल रहे हैं, नौजवानों को गाइड भी करते हैं, उनके स्किल्स पर काम करते हैं, फ्री ट्रेनिंग्स, फ्रीलांसर्स की दुनिया में कैसे नौजवान कदम रख सकते हैं, उनको गाइडेंस, उनकी मेंटोरशिप और जानवरों का ख्याल, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, उनके हवाले से सेंसिटिविटी प्रोवाइड करना इन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, ही इज़ डूइंग दैट। तो आज हम इस खिदमत के सफ़र से मुताल्लिक़ उनसे बात करते हैं। वी हैव विद अस मलिक शारिक, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। शारिक, क्या कर रहे हैं इस वक्त, रूटीन क्या है? बिकॉज़ आप पढ़ भी रहे हैं और साथ आपने खिदमत का सफ़र इसका भी आगाज़ किया। जी, तो मैंने ये स्टार्ट, इसमें हमारे 3 चैप्टर्स हैं। ओके। जो कि फर्स्ट है स्टूडेंट एम्पावरमेंट। उसमें हम लोगों को जो है स्किल्स बेस्ड ताकि गाइडेंस करते हैं, और उसमें उनको प्लेटफॉर्म पे कि उनको कैसे यूज़ करना है, एज ए बिगिनर वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और एक अच्छी अर्निंग जो है ना किसी भी अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसको मैनेज कर सकता है। और वो लोग जो डिग्री ग्रेजुएट हो चुके हैं बट उनको जो है ना जॉब चाहिए, तो वो इसको फ्रीलांसिंग को चूज़ कर सकते हैं और इसमें काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये है कि इसमें जो लोग डिग्री के बाद अब्रॉड जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो बाहर हमारे जो है एम्बेसडर्स हैं और उनके साथ आपकी टीम बाहर भी है? हमारी ही
लाइक जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं ना, उन्होंने हमें एज ए एम्बेसडर ज्वाइन किया मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में। तो क्योंकि वो सारे प्रोसेस से थ्रू आउट गुजरे हुए हैं, तो उन्हें बेहतर पता है कि किस तरह से अगर प्रोसेस को लेके चलें तो हम इजीली बाय स्कॉलरशिप अवेल कर सकते तो हैं। बेसिकली आप लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, बट ऐसा है कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं कि यूनिवर्सिटीज में पढ़े, आपने उनको ऑन बोर्ड लिया हुआ है कि अगर किसी को गाइडेंस चाहिए हो तो वो एज एन एम्बेसडर ऐसे है हेल्प कर और सकते वो हम सेशंस जो है वो हमारे होते हैं, और उसमें जो है सेशंस में वो प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और हमारा बेसिकली काम जो है ब्रिजिंग का है बिटवीन यूनिवर्सिटीज़ एंड, और उसके अलावा जो भी अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं तो वो हम साथ में हमारी कम्युनिटी में शेयर करते रहते हैं, तो लोग जो है डायरेक्टली उससे फ़ायदा उठाते हैं। सही। अच्छा, आपका अपना सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, ये भी हमें थोड़ा सा बताएगा, गाइडेंस लोगों को मोटिवेशन मिले कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, लाइक इस तरह ये है कि एज ए मेरा जो था कि यूनिवर्सिटी को एज ए मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो कैफ़े में जाना और देखना कि लोग क्लास के बाद बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बैठना और बातें, जो कि एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता था कि इस स्किल्स को यूज़ भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ताकि जब बाद में हम इंडस्ट्री जो है ना चूज़ करें तो उसमें हमारे पास एक एक्सपीरियंस भी हो और हम ज़्यादा स्किलफुल हों, बजाय इसके कि हम बिल्कुल ही विद नो एक्सपीरियंस के बैच के साथ बाहर जाएँ। ये कोविड के टाइम पे से ही हमारा काम इस पे चल रहा था, लाइक एनिमल्स की हेल्प करना, स्ट्रे एनिमल्स, क्योंकि उस टाइम काफ़ी सर्वाइव कर रहे थे ना, तो उस वजह से उसके रिलेटेड हमारे बैकएंड पे काफ़ी काम हुआ था। लेकिन इसको प्रॉपर्ली एक फॉर्म में लेके आना और ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसको स्टार्ट करना, उसके लिए यूनिवर्सिटी में काफ़ी मुझे हेल्प मिली, नेटवर्किंग ईजिली होगी, और बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ के लोगों ने, स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया एज ए वॉलंटियर। तो हमारा वॉलंटियर नेटवर्क जो है वो काफ़ी एक्सपेंड किया हुआ है, ये कश्मीर से कराची तक, और अब तो कोरिया की यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल भी है, और उस वजह से जो है मुझे काफ़ी हेल्प मिली, और बाकी टीचर्स की गाइडेंस और पेरेंट्स की सपोर्ट थी, तो उसकी वजह से जो है ना मेरे लिए बिल्कुल भी ये बहुत फ्लैट ट्रैक था। चलें, ये तो वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात है, और कि चैलेंजेस आपके लिए कम थे, बट अगेन चैलेंजेस होते भी हैं तो आप उसको आराम से मैनेज करते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आप उसको वेटर कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से स्किल्स हैं इस वक्त आपको लगता है कि यंगस्टर्स घर बैठकर सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं? स्टूडेंट्स क्योंकि पढ़ भी रहे हैं, ऑब्वियसली नो मैटर व्हाट डिग्री का एक बर्डन तो है ही ना, पढ़ाई का बर्डन तो है। तो इसमें ये है, पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी जिसका पैशन है या शौक़ है तो वो उस चीज़ को सीखे, वो ये ना देखे कि उसमें ये स्कोप है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो है ना स्कोप की वजह से कुछ ऐसी फील्ड चूज़ कर लेते हैं कि स्कोप है, लेकिन उनका जब शौक़ नहीं होता तो वो बाद में ना बोर हो जाते हैं या उस चीज़ को आगे इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपको अगर एक चीज़ में शौक़ है और आपने वो चीज़ चूज़ किया तो स्कोप उसमें ऑटोमेटिकली बन जाता है, क्योंकि आप उस पर अपना 100% देते हैं ना। तो उसमें ये है कि आजकल हो गया ये डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, उसके अलावा आईटी सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और क्योंकि मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टूडेंट हूँ तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स और एआई काफ़ी इन हो गई है, तो ये काफ़ी चीज़ें, और इनमें सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लाइक इसमें आप अगर देखें तो विद इन 2 to 3 वीक्स आप किसी एक स्किल को ना कंप्लीट सीख सकते हैं, और इसमें हम भी अपने सेशंस जो हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कैसे एक बिगिनर को अकाउंट बनाना है और वो सारा गाइड करते हैं, और ये हमारे जो हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। अच्छा, मैं ज़रूर समझना भी चाहूँगा कि जब आप खुद यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे होते हैं तो ये कितना ज़रूरी है कि हम इसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं भी। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत कम है कि हायर एजुकेशन के लिए या डिग्री के लिए हम पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट हैं फॉर फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग। हालांकि बाहर हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट खासा तब्दील है, इससे मुताल्लिक बच्चे ख़ुद काम कर रहे होते हैं, जो कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ ज़रा पैम्पर्ड किड्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि नहीं, पेरेंट्स खुद ही टेक केयर कर रहे हैं, वही उनके फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं, बाहर कोई गर्म हवा ना लग जाए उनको, ये हमारा यहाँ ज़रा कॉन्सेप्ट है। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी वो इसको अंडरस्टैंड करें कि हमें साथ काम करना है। ये जो एक राय होती है कि नहीं वो बर्डन बहुत ज़्यादा है, हम कुछ और कर नहीं सकते, कुछ और करना नहीं चाहिए बिकॉज सिर्फ फोकस ही एजुकेशन में, ठीक है दैट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जिस आपने अब वर्क की बात, लोग फाइवर पे काम कर रहे होते हैं, अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें ये है कि जैसे है ना कि आप अगर एक स्टार्ट नहीं करते हैं ना तो आपको लगता है कि ये पता नहीं कि बहुत मुश्किल चीज़ है। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आप अगर पढ़ाई के साथ साथ में आपने काम स्टार्ट कर दिया, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मार्केट में इस तरह का प्रेशर है, आपको ये सब चीज़ें फेस करनी है। बजाय इसके आप डिग्री के बाद निकलते हैं, आप पे एकदम से वो प्रेशर आता है मार्केट का कि अब आपको काम ही करना है। लेकिन अभी ये है कि अभी आपके पास एक साइड बेनिफिट है कि आप पढ़ाई के साथ साथ मैनेज कर रहे हैं, और आपके पास जब एक्सपीरियंस होता है तो आपके लिए बहुत सारे इसमें फ़ायदा होता है। और डिग्री
डिग्री के बाद आप जो लोग विदाउट एक्सपीरियंस आ रहे हैं और जितना आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो एक इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आई थिंक एक पॉइंट भी होता है कि जैसी डिग्री आपने की होती है फॉरेन से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं आपकी कि बस ये डिग्री मेरी हो गई, इस यूनिवर्सिटी से हो गई, अब मुझे लाखों की एक जॉब ऑफर बस हो जाएगी, बल्कि मैं डिग्री करके बाहर निकलूंगा तो मेरे सामने 4 कंपनीज खड़ी होंगी कि आ जाएं। ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इनको कैसे स्टूडेंट्स को डील करना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जर्नलिज्म में डिग्री की है तो अगले दिन आप एंकर बन जाएंगे आके। ऑब्वियसली हम सब एक ना एक स्टेप से गुजरे हैं और छोटे छोटे स्टेप से गुजर के हम यहाँ पे और हमने फ्री में भी काम किए हैं। ऐसे ही है। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी एक रोल अब जैसे साथ साथ प्ले कर रही हैं कि वो भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं ताकि स्टूडेंट जो है उस चीज़ को समझें कि मार्केट में आना और बिल्कुल ही एज ए बिगिनर आके डिग्री के बाद सर्वाइव जो है ना एकदम से करना इतना इजी नहीं है। तो इस चीज़ को जो है वो थ्रू इंटर्नशिप भी अब वो उसमें डिग्री में पॉइंट आउट होता है। उसके अलावा भी जो है ना इस पर फोकस करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जो है अपनी ही तरफ से कुछ करें, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं लाइक, तो उनका ये है कि जब वो खुद इंडिपेंडेंट होंगे ना तो उनको एक वो उनके पास अभी प्रेशर भी नहीं होता तो वो चीज़ों को काफ़ी सारा समझ सकते हैं। तो जब उनको डिग्री के बाद जो है उनको इस तरह की कोई मुश्किल है, वो अगर बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं या कुछ भी है तो वो अपना एक्सपेंस खुद ही जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। ओके अच्छा, अब जो बैरून मुल्क तालीम की बात हम कर रहे थे इससे पहले आपने इसका पॉइंट भी रेज़ किया, कोरिया की बात भी आपने की। सो किस किस मुल्क में आपके इन्वेस्टर्स मौजूद हैं और इस वक्त इन 2025 आपके ख्याल, बिकॉज हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती हैं, हम देखते हैं सारा फोकस ऑस्ट्रेलिया की तरफ होता है, कभी यूके की तरफ होता है, कभी यूरोप की साइड पे होता है। इस वक्त नौजवानों का फोकस किस तरफ है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा कहाँ पे है, स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम ज़्यादा कहाँ पर हैं? इस टाइम अगर करंटली बात की जाए तो जर्मनी में जो है ना, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन की ट्यूशन फीस वगैरह जो है वो मिनिमल है या ना होने के बराबर है और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी फ्री भी ऑफर करती हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जर्मनी के रिलेटेड है। उसके अलावा यूरोप और टर्की हो गया, चाइना, तो ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। बस उनको जो है ना लोगों को चाहिए कि उसको अवेल करें और इस चीज़ को जो है बिल्कुल भी ये ना करें कि ये हमारा नहीं होगा। कुछ लोग जो चले गए कुछ लोग ना वैसे ही कहते हैं कि हमारा नहीं हो सकता, तो ऐसा ये मसला है ना, वो सोच के बैठ जाते हैं नहीं बस हम तो जा ही नहीं सकते, तो हमारा क्यों होगा, किसी और का हो गया तो आपका भी हो सकता है, जरूरी ऐसे ही है। हाँ। बहुत ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका बिल्कुल भी जो है ना वो मतलब पॉसिबल ही नहीं जो कह सकते, और उन्होंने अप्लाई किया बहुत इजीली उनका हो गया। तो इसमें ये है कि हमारे पास जितने भी बाहर एम्बेसडर्स हैं, हम जैसे जैसे हम उनसे टाइम जो है हम सेशंस क्रिएट करते हैं और वो ऑनलाइन सेशंस होते हैं, ऑनलाइन सेशन भी होते हैं, एवरीबॉडी कैन जॉइन इट, एवरीबॉडी कैन जॉइन इट, और ये टोटली फ्री होता है। इसमें वो अपनी सारी जर्नी भी बताते हैं कि किस तरह से उनको मुश्किलात आई, तो वो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो नया आने वाला है स्टूडेंट उसको वो सारी फेस नहीं करना पड़ता। उस आइडिया होता है कि हाँ ये वाला पाथ मैं चूज़ करूँगा तो इससे मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट से नहीं गुजरना पड़ता होगा, एक्सपीरियंस आपको मिल गया, उसके बाद आप थ्रू बस उसके लिए अप्लाई करें। अच्छा, थोड़ा सा अपने एनिमल वेलफेयर वाले इनिशिएटिव के बारे में बताएं, किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, लोग किस तरह से इसका हिस्सा बन सकते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि हमारा जो है ना एक वॉलंटियर नेटवर्क है जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान ही है, और इसमें ये है कि हमारे साथ कम्युनिटी में लोग एडेड हैं जो लोग एनिमल वेलफेयर के इसमें इंटरेस्टेड है ना, तो वो उस नेटवर्क को हम यूटिलाइज़ करते हैं। लाइक अगर कहीं पर भी कोई हमें ना न्यूज़ आती है कि फ़लानी जगह पर जो है ना वो जानवर जो है वो सफ़र कर रहा है, स्टे एनिमल, तो हम उसे ये करते हैं कि उस एरिया के आसपास हमारा जो वॉलंटियर है ना तो उसके साथ कांटेक्ट करके तो वो वहाँ पे हमारे जो है उसमें जितना भी वो उसको टेक केयर कर सकता है तो वो उसको मैनेज करता है। दूसरा ये है कि हमने ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हमारी एक पॉलिसी क्लियर है कि हमारी नो डोनेशन पॉलिसी है। ओके, तो हाँ, इसमें ये है कि हम किसी तरह की डोनेशन जो है वो नहीं, फंडिंग लेते हैं, डोनेशन नहीं फंडिंग, कोई फंडिंग नहीं लेते। हाउ डू यू मैनेज देम? इसमें मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे जो लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा मैनेज कैसे करते हो, तो मैंने कहा जब मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग सीख के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं तो मैं खुद क्योंकि फ्रीलांसर हूँ तो इजीली मैनेज। तो आप फ्रीलांसिंग करते हैं और उसी पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी कंपनी में? जी, ये इसमें जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स इसकी होती हैं, वैसे तो हम नॉर्मली हमारा जो सर्कल है वो इस तरह का डिज़ाइन हुआ है कि इसमें मनी इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बहुत मिनिमली रखते हैं, बिकॉज़ ऑनलाइन कोर्सेज हैं और ह्यूमन रिसोर्स है, आप लोग की आप ये देखें आप जैसे जूम लिंक क्रिएट कर लिया, उसमें आपने सेशन क्रिएट करा दिया तो उसमें भी पैसे इन्वॉल्व नहीं हो रहे, और अगर आप एम्बेसडर्स लिए जिन्होंने सेशन देने हैं वो भी आपके साथ बस ऑन बोर्ड हैं, आपके प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं कर रहे। सो आई थिंक ये बड़ा ग्रेट आइडिया है, और ऑब्वियसली जो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस है वो आप अपनी अर्निंग से उसमें इन्वेस्टमेंट की एक तरीके से कर रहे हो। वो भी शायद जो एनिमल वाला एस्पेक्ट है उसमें लगते होंगे पैसे, अदरवाइज तो फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग्स आप लोग खुद दे रहे होते हैं, ऐसे ही उसमें ज़रा टाइम इज अनदर इन्वेस्टमेंट एज वेल जो कि आप कर भी रहे होते हैं। अच्छा, जो एनिमल्स वाले में हम देख रहे हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप एड्रेस भी करें कि कितनी रियलाइजेशन आई है हमारे अंदर। हम कहते हैं ना को एग्जिस्टेंस की बात हम करते हैं, और ये बहुत से इलाकों से बहुत से ख़बरें भी आती हैं कुत्ते के काटने के वाक़, तो उसमें अक्सर ये बात होती है कि
जब जब बच्चों ने छेड़ा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तंग किया, तो उसने रिएक्ट किया, जानवर रिएक्ट करता है। ऐसा है। लेकिन इस बात की रियलाइजेशन हमारे अंदर अभी तक नहीं है। हम फिर भी वो खबर के तौर पे यही चलाएंगे जी कुत्ते ने काटा, ये नहीं बताएंगे कि हुआ क्या था वहाँ पर। ऐसे सो कितनी रियलाइजेशन आई है इन कम्युनिटी? ये अब वैसे जिस तरह जो है ना पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ों लोग जो है चीज़ों इसको रियलाइज़ कर रहे हैं, इसमें हमारा ये है कि हम भी इसमें सेशंस ऑनलाइन करते हैं और अच्छा। ऑन साइट भी करते हैं, जिसमें हम अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं कि Okay. जानवरों से अगर एटलीस्ट कोई बंदा प्यार नहीं कर सकता तो एटलीस्ट उन्हें हर्ट ना करे। मे भी हो सकता है कि आपको एक बंदे को जो है वो डॉग नहीं पसंद, लेकिन अगर उसे नहीं पसंद तो उसको ये बिल्कुल भी राइट नहीं है कि वो उसे हर्ट करे। सही बात है। तो इस तरह जो है अवेयरनेस ही एक चीज़ है। जब अवेयरनेस आती है तो बच्चे तो वैसे भी जानवर से प्यार करते हैं, तो वो जब एक इसमें अवेयरनेस आती है ना तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट और आप लोग काम अवेयरनेस पर ही कर रहे हैं? अवेयरनेस पे यानी कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रे एनिमल्स को रेस्क्यू इस तरह वाला काम नहीं कर रहे? वो भी है, वो अच्छा। वो वॉलंटियर नेटवर्क भी है, लेकिन जो हम मेन वजह है ना, क्योंकि स्ट्रे एनिमल सफ़र क्यों करता है तो उसकी अवेयरनेस उसकी ज़रूरी है। तो हम उसकी मेन जो है रीज़न रूट्स में भी उस पर भी काम कर रहे हैं। तो वो नेटवर्क जो है वो तो हमारा जो वॉलंटियर नेटवर्क है उसके थ्रू हम मैनेज कर रहे होते ओके। हैं। और आप लोग सस्टेनेबल इन्वायरमेंट पर भी काम कर रहे हैं, Environment क्लाइमेट चेंज पर, बिकॉज ये बड़ा ज़रूरी है हमारे नौजवान इस पर इसको समझें भी और काम भी करें, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो कि आजकल जिस पर ज़्यादा बात हो भी रही है, बहुत ज़्यादा हम सफ़र भी करें, तो कैसे कर रहे हैं? उस पे भी ये है कि पहली चीज़ जो हमने नोटिस की और हमने उस पर काम किया तो वो ये था कि हमने चेक किया कि बहुत ज़्यादा एरियाज़ में से लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है और वो दरख्त काट के जो है ना उसको इस चीज़ पे कर रहे हैं। तो अब हमारा काम था कि उन्हें अवेयरनेस देना कि ये चीज़ अब, क्योंकि आप देखा है रिसेंटली कि जो क्लाइमेट चेंज आया उससे वेदर में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे और ये सारा कुछ फ्लड्स, और तो उससे लोगों को रियलाइज़ भी अब तो होने लग गया है। तो अब इसमें हमारे दो हैं कि एक हमारी प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं और जैसे ही हमारा लाइक यूनिवर्सिटी में ब्रेक होती है ना, ओवरऑल एक ही टाइम पे ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ में ब्रेक्स होती हैं, तो उस ब्रेक में हम प्लांटेशन ड्राइव जो है ना वो चलाते हैं। तो उसमें ये होता है कि जितने भी यूनिवर्सिटी के हमारे वॉलंटियर नेटवर्क है वो सारे एटलीस्ट एक दो जितना भी उनको चाहिए और फिर वो आगे हमारा नेटवर्क, तो वो हर एरिया में जो है ना वो प्लांटेशन ड्राइव चलती है और वो मैनेज होती है। वो इस तरह मैनेज होती है कि उसमें जिस तरह मैंने पहले कहा कि नो डोनेशन पॉलिसी है, तो मैक्सिमम लोग हमारा वॉलंटियर नेटवर्क जो अपनी तरफ से वो लगाते हैं। अच्छा, तो वो खुद से पौधे खरीद रहे होते हैं और आप खुद से लोग लगा उसको- रहे होते हैं। और वो क्योंकि जो काफ़ी जो है मैंने देखा है कि काफ़ी लोग शौक से लगाते हैं और कुछ लोगों को बहुत शौक भी इस चीज़ का है कि वो हम इस इम्पैक्टफुल चीज़ में जो है ना अच्छा, वैसे वॉलंटियर्स को भी एक तरीके से लॉन्ग टर्म अपने साथ जोड़े रखना ये बड़ा एक आर्ट है, बिकॉज इन रिटर्न उनको कुछ मिल नहीं रहा, इंसेंटिव की ज़रूरत हर किसी को होती है। ऐसे ही है। और अब जो है वो कॉन्सेप्ट वॉलंटियरिज्म का थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि कम होता जा रहा है, बिकॉज हम सब थोड़ा सा मॉनेटरी बेनिफिट की तरफ जा रहे होते हैं कि क्या कैसे ऐसा क्या जादू आप लोग वैसे करते हैं कि वॉलंटियर्स आपके साथ होते हैं और वो जाते नहीं है? आई रियली वांट टू नो, बिकॉज वाकई इनको रखना अपने साथ बहुत बड़ा टास्क है। ये आपने ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली कोई बेनिफिट तो नहीं हम दे रहे हैं Exactly. ना। इसमें एक चीज़ ये है कि जब भी हम लाइक अगर जिस तरह मैंने पहले एनिमल का वो उसका जिक्र किया, तो किसी भी हम इस तरह के काम के में जब काम करके आते हैं तो जो आपके दिल में एक सुकून मिलता है ना, फील होता है, वो कभी भी आप पेड कोई काम करने से आपको वो नहीं फील होता। तो वो जो सुकून है और वो इतना हमारा नेटवर्क इसमें है, मुझे खुद अब नहीं समझ आ रही, ये इतना इजीली चल रहा है और ये एक्सपेंड करता चला जा रहा अभी है। कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? ये अगर हम सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें तो ये 1000 प्लस के अच्छा। बनती Oh है my नेटवर्क God, हमारा। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो बड़ी बड़ी एनजीओज INGOs के हमने नहीं देखे वॉलंटियर्स सिर्फ इस्लामाबाद में 1000 ओवरऑल? और ये तो और ओवरऑल तो हमारे इसमें डिफरेंट डिवीजन्स है ना, तो Okay. उसमें फिर वो मैटर करता है कि कितना है पर उस पे प्रोविंस और सिटीज़ के हिसाब से। Okay. लेकिन हमने कोशिश यही की है कि क्योंकि यूनिवर्सिटी में हर एरिया से ही बंदा आया होता है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में नेटवर्किंग की है। पर जब हम लॉन्च करने से पहले हमने 1 मंथ प्री लॉन्च फेज़ हमने इसको, तो हमारा हर यूनिवर्सिटी में जाना, वहाँ पे हमने वो ड्राइव्स चलाई, हमने जो है कैंपेन्स की, तो उसमें हमने लोगों ने हमें ज्वाइन किया और यूनिवर्सिटीज़ ने इतनी सपोर्ट की, जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने सपोर्ट की। उसके अलावा पुर्तगाल एम्बेसीज से हमें जो है इन्विटेशन मिला, उन लोगों की काफ़ी सपोर्ट उन्होंने किया। उसके अलावा गवर्नर ऑफ पंजाब ने हमें इन्वाइट किया हुआ था, उनसे हमारी मीटिंग हुई, तो काफ़ी जो है ना लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। तो बस वही वजह है, और मेरी जो टीम है सारा क्रेडिट तो उनको जाता है, तो क्योंकि टीम के बगैर कोई एक बंदा इसको नहीं कर टीम वर्क सकता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वक्त बड़ा हमारे पास मुख्तसर है, आखिर में आगे ज़रूर ये बता दें कि वो सारे यंगस्टर्स, हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो अगर आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हैं एज अ वॉलंटियर या सीखना चाहते हैं, तो वो कैसे आपसे कॉन्टेक्ट करें? हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, वो उस पर खिदमत का सफ़र पे हमें जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम उन्हें कंसिडर करेंगे एज ए वॉलंटियर भी। और Great. परफेक्ट। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, अपने सफ़र से मुतालिक बात कर रहे थे।
ये बड़ा अच्छा सुन के लगता है कि हमारे नौजवान जिस तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ डोमेन्स में अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं। हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक बहुत ही अहम मौजू पे आज हम बात करेंगे और ये जो इशू है ये पाकिस्तान का नहीं है सिर्फ, बल्कि ये पूरी दुनिया का एक मामला है, एक ग्लोबल इशू हम इसको कहें तो वो कम नहीं होगा। मुझे नहीं पता आप एग्री करें या ना करें। आप इशू पे तो आए ना पहले अभी। इशू ये प्लीज है अनाउंस कि दैट इशू। अच्छा, यूएन के मुताबिक, ठीक है, ग्लोबली अगर देखा जाए तो ख़वातीन को मर्दों से 20% कम उजरत या तनख्वाह दी जा रही होती है। सो आज हम इस हिसाब से जो है वो सितंबर में 18 सितंबर को प्रॉब्ली इस दिन को मनाया भी जा रहा होता है। इसके मुतालिक कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, सेमिनार्स भी होते हैं और डिफरेंट जगहों पर डायलॉग्स भी होते हैं कि किस तरीके से इस मसले को कम किया जा सकता है ताकि इक्वल वेजेस जो हैं वो दिए जा सकें मर्द और ख़वातीन दोनों को। अगर जब ख़वातीन को इक्वल वेज नहीं दिया जाता तो इशू यहाँ पे ये आता है कि ऑब्वियसली उनको आप एम्पावर नहीं कर रहे होते, वो एक तरीके से सप्रेस हो जाती हैं, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही हो। तो ऑब्वियसली जब आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है और आपकी जो मौशी ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है उस तरीके से तरक्की नहीं कर सकते। जिस मुल्क में ख़वातीन तरक्की नहीं करती वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली ऐसा है। आई एग्री सबीन। अगर एक लार्जर पिक्चर में देखें तो वाकई ये दुरुस्त बात है कि ये बहुत ज़्यादा शिकायत ऐसी आ भी रही होती हैं और चूँकि जो आपने फिगर कोट किया है वो एक एवरेज फिगर है, तो ज़ाहिर है हमें किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसको नहीं देख सकते। हमें एक मुल्क के लिए भी नहीं देख सकते, एग्जैक्टली एक मुल्क के लिए हम से अर्बन तौर पे नहीं देख सकते, हमें से एट लार्जर पिक्चर देखना है। बट द पॉइंट इज कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, हम इसको ठीक क्यों नहीं कर पा रहे, इसके रीजंस पर भी काम करने की जरूरत है और बात करने की जरूरत है। वी हैव विद अस वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट महविश कियानी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। महविश, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। 20% जो कम तनख्वाह की हम बात करें, जरा इट्स ग्लोबल इशू एज वेल, प्लस ये हम एक एवरेज बात कर रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या है, अर्बन भी और रूरल भी? जी, जैसे आपने कहा कि ग्लोबली क्योंकि 20% है एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जो तरक्की पजीर हैं, तो डेफिनेटली जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उसमें ये 30 से 40% तक ज़्यादा है। ओके जी, और पाकिस्तान में देखा जाए तो 34% मतलब 34% जो है और जो ख़वातीन हैं उनको मतलब पे कम दी जाती है। ऑब्वियसली काम वो उतना ही करती हैं, उसी तरह से करती हैं, इतनी ही प्रोडक्टिव होती हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी है, जो मैं बता रही हूँ कि पाकिस्तान का खासतौर पर अगर आप स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इट्स 34% लेस देन मेल। अगर हम इसको यूँ समझें कि वो ख़वातीन पाकिस्तान की जो कि फॉर्मल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें और क्योंकि एक लार्जर नंबर है जो कि इनफॉर्मली इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, स्पेशली इन रूरल एरियाज। सो पहले फॉर्मल पे मुझे बताएं कि वहाँ पर भी इसी तरह से है 20, 30, 34% कम पे किया जाता है? अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो देखें हमारे गवर्नमेंट सेक्टर पे देखा जाए तो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं। इवन वहाँ पे आपको पता है कोटा सिस्टम है और कोटा के अलावा नॉर्मल जो वहाँ पे वो सीट्स पे आती हैं वहाँ पे भी इक्वल पे है। ठीक है। तो वहाँ पे जब इशू आता है खासतौर पे वो कंपनीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं, ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं स्पेशली उसमें इस तरह से किया जाता है कि ऑब्वियसली इक्वल पे नहीं किया जाता जितना वो काम कर रही हैं। खासतौर पर अगर आप एग्रीकल्चर की फील्ड में देख लें, उनका काम को काम समझा ही नहीं जाता, हालांकि वो इक्वली बर्डन शेयर कर रही होती हैं, उससे ज़्यादा काम कर रही होती हैं, तो उसके बदले में उन्हें कुछ भी पे ऑफ ही नहीं किया जाता। कम पे करने की जगह ये बात कर रही हूँ कि उनको पे ऑफ ही नहीं किया जाता और उसकी वजह से आप देखें कि क्या असरात मरतब होंगे कि सबसे पहले क्योंकि अगर दो लोग जो है ख़ानदान में फैमिली में कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो बच्चों को बेहतर तालीम के सेहत के मौके फ़राम कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। अगर वो फ़ीमेल उतना नहीं कमा पा रही है जिस भी रीज़न से, तो डेफिनेटली बच्चों की उनको सेहत तालीम हर चीज़ के ऊपर राइट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा, उससे एक स्टेप और आगे अगर चलते हैं, हमारे सेटिंग्स में इस तरह से भी है कि GBV बहुत ज़्यादा होता है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है, और एक्सप्लॉइट किया जाता है राइट्स को। तो अगर तो आपने मतलब अभी लास्टली जो है रिपोर्ट भी हुआ था कि बहुत ज़्यादा डाइवोर्सेस रिपोर्ट हो रही हैं, ठीक है, तो वन ऑफ द रीज़न ये भी होती है कि अगर उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या कोई इस तरह के तशद्दुद हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट अगर अच्छा कमा रही हैं तो वो स्टैंड ले सकती है अपनी फैमिली के लिए। इन केस नहीं है तो वो उसी सर्कल में रहती हैं, वो विशेष सर्कल का पार्ट बनी रहती है और उससे निकल नहीं सकती हैं। तो अच्छा, थर्ड अगर लेवल पे आप चलते हैं तो देखें आप GDP को ग्रो कर सकते हैं अपनी कंट्री के, बिकॉज आपके पास टैक्स पेयर इतने ज़्यादा होंगे, आप रेवेन्यू जो है जनरेट करके कंट्री को दे रहे हैं, तो एक कंट्री लेवल के ऊपर भी आप जो है तरक्की का ज़रिया बन सकते हैं इसके थ्रू। ओके,
अच्छा, रीजंस क्या हैं? आपको क्या लगता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए क्या रीजंस हैं? क्या माइंडसेट है, या अभी तक हमने ख़वातीन को इतना कैपेबल समझा ही नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट की तो अलग बात है, कोटा होता है एंड एवरीथिंग, वो तो वेजेस डिसाइडेड होती हैं, तनख्वाहें सब कुछ, वो तो हमें नज़र आ रहा होता है। बट वाकई प्राइवेट सेक्टर में हमने देखा है कि कम पे किया जा रहा होता है ख़वातीन को। आप क्या रीजंस आइडेंटिफाई कर पाई हैं? अच्छा, वही सेम जैसे आपने कहा कि ये एक मेंटल इशू है मेरे ख्याल में, ठीक है। हमें ये लगता है कि शायद हम जो मर्द हजरात हैं वो सिन्फ़ अव्वल हैं, और जितनी भी ख़वातीन हैं वो जो है उनको दोइम नंबर पे हमने सिन्फ में जो है, और इस वजह से हम उसके साथ इम्तियाज़ भी कर रहे होते हैं। हालांकि मैं बार बार इस चीज़ को कोट भी करती हूँ कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ हम, क्योंकि एक इस्लामिक मुल्क है और हम अपनी जो है इस्लामिक वैल्यूज़ को ही देखते हैं, तो हमें इतनी एम्पावर्ड वीमेन नज़र आती हैं कि मतलब आप हज़रत खदीजा की बात कर लें या उसके अलावा मतलब किसी भी सेक्टर में उठा के देख लें, उन औरतों ने बिजनेसेस भी किए हैं, उन्होंने तजारत भी की है, वो एंटरप्रेन्योर्स भी थे और वो जंगजू भी रही हैं। तो वो वाली बात कि वो किसी भी तरह से मर्द से कम नहीं है बल्कि ऊपर। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि औरत के ज़िम्मे अल्लाह पाक ने ये काम लगाया है कि वो एक नई जनरेशन को मतलब उसको तख्लीक करती है, तो उससे ज़्यादा पावरफुल तो कोई हो नहीं सकता। कि अगर हम ये सोचें कि अच्छा इस वजह से इनको हमने कम पे करना है, तो उनका माशाल्लाह रुतबा बहुत बहुत ऊपर है। तो अगर हम अगर ये पॉलिसीज़ देखते हैं जो यूएन के हिसाब से, उसमें भी इसी चीज़ पे बात की जाती है, और अपने अगर हम जो है शरई तौर पे देखते हैं तो उसमें भी यही बात है। तो वो रुतबा बहुत ऊपर है। सिर्फ और सिर्फ हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और इस चीज़ को मानने की ज़रूरत है। और ऑटोमेटिकली जैसे आपने पहले भी कहा कि अगर औरत जो है वो कामयाब, पढ़ी लिखी और वो स्टेबल है, तो ऑटोमेटिकली पहले वो ख़ानदान और उस ख़ानदान के साथ वो पूरा मुआशरा और वो मुल्क भी स्टेबल है। क्या एक जुमले में से यूँ कहा जा सकता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान के द ओनली इशू इज़ कल्चरल? यस, कल्चरल। लेकिन क्या ये अब ये कल्चर पूरी दुनिया में सेम तो नहीं है, बट इशू इज सेम? नहीं, कल्चर पूरी दुनिया में सेम नहीं है, लेकिन देखें आप, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और बहुत जल्दी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पहले शादियाँ कैसे होती थी, और आप देखें कौन कौन सी रस्में हमारे यहाँ पे अडॉप्ट नहीं की गई। ये जेंडर रिवील पार्टीज़ हमने कभी नहीं सुनी थी, तो ये किसी और कल्चर की बात है। लेकिन क्योंकि अब ग्लोबल विलेज का पार्ट हैं, हर इंफॉर्मेशन एक जो है वो आप देखें ना कि हाँ स्नैप ऑफ फिंगर में जो है इधर उधर ट्रांसफ़र हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अच्छी बातें क्यों नहीं सीख रहे? सारी गलत बातें क्यों सीखनी है? इन्फ्लुएंस सारी गलत चीज़ें क्यों कर रही हैं? असल में बात फिर वही आ जाती है कि जो चीज़ हमें इजी लगती है अडॉप्ट करना, हम उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। वो हम बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और बाकी जो हमें मुश्किल लगता है वो हम छोड़ देते नहीं, हैं। और वही सारी चीज़ें हम अडॉप्ट करते हैं जो कि हमें लग रहा होता है कि हम, क्योंकि मैं कल्चर से ज़्यादा मुझे लगता है माइंडसेट का इशू है। और माइंडसेट हमारा इस तरीके का है कि हम औरत को वीक समझते हैं अपने से ज़्यादा। जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो मर्द यही बात कहते हैं, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहा तो मैंने अपनी बीवी पे हाथ उठा लिया। अब वो गुस्से का कंट्रोल अपने बॉस के सामने तो रहता ही है ना। तो ये माइंडसेट का मसला है कि आपने अपने माइंड में ये चीज़ बिठाई हुई है, आपकी सोच ये है कि जो औरत है वो आपसे वीक है, और जो मर्द आपके सामने बैठा हुआ है या किसी पोजीशन पे अगर कोई आपके सामने बैठा हुआ है तो वो आपसे स्ट्रॉन्ग। तो ये कल्चर नहीं, माइंडसेट पूरी दुनिया में एक है, प्रॉब्ली इसी वजह से। लेकिन ये माइंडसेट सिर्फ मर्दों का नहीं है, इसमें जेंडर क्यों आ जाता है? मुझे पता है आप क्या बात करने वाले हैं। अगर देखें आप, पैट्रियार्की भी ना हमें मर्दों ने सिखाई है। आप ये कह रहे हैं ना कि जैसे मतलब जो औरतें हैं वो खुद ही जो है औरत की दुश्मन होती है, ये नोशन हमें सुनने को मिलती है। लेकिन वो जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, तो उन्होंने जब यही देखा सुना जो अब हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उसको। वो उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रही हैं। वो इस वजह से दुश्मन, आप हम ये कहते हैं कि वो दुश्मन है क्योंकि उन्होंने कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखा ही नहीं। लेकिन जब आप उनके साथ बैठते हैं, हम डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, इस दिन को भी देखें इसीलिए मनाया जा रहा है के मार्जिन दिया कि उसने जो कि सीखा है सोसाइटी से, इसलिए आपने मार्जिन दे दिया। मर्द ने कहाँ से सीखा है? मर्द ने ऑब्वियसली उसको ओवर पावर करने के लिए, आप देखें कि जब से आप थ्योरीज के ऊपर देखें ना, पावर कंट्रोल का मसला है। देखिए माय पॉइंट इज वायलेंस का कोई जेंडर नहीं है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू गलत सोच का भी कोई जेंडर नहीं है। ये मेरा पॉइंट है। वो जैसे आपकी बात है ना, जनरली जो कि हम बात कर भी रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि हम बहुत टारगेट करते हैं। इट्स नॉट अबाउट पैट्रियार्की, इट्स नॉट अबाउट मेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जनरली हम किसी भी सब्जेक्ट में आके ना मर्द को टारगेट कर रहे होते हैं।
आई डू अग्री इश्यूज हैं, लेकिन माई पॉइंट इज के जेंडर हैज़ नथिंग टू डू विद दैट, इट्स द माइंड सेट दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। ये जो फॉल्ट लाइन सोसाइटी की है वो पाकिस्तान में भी वही है, वो यूएस में भी वही है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी वही है, वो अफ्रीका में भी वही है। टोटली एग्री, लेकिन जब आप परसेंटेज देखते हैं ना, तो जैसे आपने कहा कि वायलेटर्स या प्रिपरेटर्स की जब आप, तो औरतें बेचारी ज़्यादा प्रिपरेटर रहती हैं और वायलेशन ज़्यादातर उस तरह से आ रही होती है, तो इसलिए हम फिर इसको सिर्फ की बुनियाद पे देखते आटे हैं। में नमक के बराबर आप आटे में नमक वो को सास ने calculate जुल्म नहीं किया करते, था, वो आप मर्द आटे नहीं को- थी, वो नंद ने जुल्म किया था, वो मर्द नहीं थी, वो भाभी ने जुल्म किया था, वो मर्द नहीं थी, वो देवरानी जेठानी ने जुल्म किया था, मर्द नहीं थी। शोएब, वो कहाँ से आई लेकिन थी? लेकिन आप रूट कॉज की जब आप बात कर जी, रहे होते हैं, बिल्कुल। देखिए हम वी आर नॉट डिबेटिंग, ऑब्वियसली हम किसी और I तरफ am just निकल sharing my point of view. एग्जैक्टली, वो ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट दैट, बट द पॉइंट इज हम एक रूट कॉज को भी देख रहे होते हैं ना। आप एक चीज को ये नहीं देखते कि एक जो पैटर्न चलता आ रहा है आप उस चीज को देखेंगे, आप रूट कॉज को हमेशा देख रहे होते हैं। आप अगर अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे होते, तो एक औरत अपनी बेटी को स्कूल इसलिए नहीं भेज रही होती कि उसका बाप गुस्सा करेगा, उसका मामू गुस्सा करेगा, उसका दादा गुस्सा करेगा, उसका नाना गुस्सा करेगा, माँ उस डर से नहीं भेज रही होती है। या अगर So, वो मर्द root भी cause- स्कूल नहीं भेजना चाहता तो रीजन क्या है? उसको यही है ना कि वो जिस रास्ते से जाएगी उसके वहाँ साथ पर बाकी मर्द उसको कोई छेड़ेंगे। वायलेंस ना हो जाए। तो असल में मसला यहाँ पे है, और हम एक totally औरत agree और एक करते हैं। औरत यहाँ पर अगर अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रही होती, वो भी इस डर से नहीं भेज रही जी। होती है क्योंकि उसको बाकी मर्द क्योंकि जो उसे है पता है कि वो वहां safe पर नहीं उसे है पता है वहाँ वहां पर उसके बेटे जैसे ही लड़के खड़े हुए हैं। सो दैट्स द पॉइंट ना। तो That's the हमें रूट point. कॉज को आइडेंटिफाई करना है, एंड देन आई डू एग्री विद यू कि ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि जनरेशनल ट्रॉमास को जो उसे खवातीन खत्म आगे करना लेके है। चलती जी, हैं ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। Yes. देखिए, आपको बैरियर बनना है, आपको उसको Absolutely. ब्रेक करना है। आई डू एग्री विद दिस कि आप जनरेशन, कोई भी इशू है उसके पीछे कोई भी रीजन है, अगर आप जनरेशनल ट्रॉमा को आगे लेकर चल रही हो, अगली जनरेशंस में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इक्वली एंड जब हमारे पास इतनी ज्यादा एग्जांपल्स मौजूद हैं, यू आर एन एम्पावर्ड लेडी, यू आर आल्सो एन एम्पावर्ड वन, वी नो सो मेनी ऑफ एम्पावर्ड वुमेन अराउंड अस, माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह। जब इतनी ज़्यादा एम्पावर्ड खवातीन हमारे पास हैं जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं, अपने फैसले भी खुद लेती हैं, फाइनेंशियली भी जो डिसीजन हम खुद लेती हैं, दे आर एम्पावर्ड, दे आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हियर। सो हम क्यों अभी तक इन इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पा रहे? व्हेन वी हैव द एग्जांपल्स ठीक है। इन ऑल डोमेन ऑफ लाइफ, फ्रॉम स्पोर्ट्स टू एंटरटेनमेंट, एवरीवेयर। लेकिन आप फिर वही परसेंटेज जब उन्हें देखेंगे तो शहरा में बहुत कम है। आप देखें कि हमारे पास जो रूरल आबादी ऑब्वियसली वो अर्बन सोसाइटी से बहुत ज़्यादा है, ठीक तो है। डेफिनेटली क्योंकि ये इश्यूज वहीं पर प्रेजिस्ट कर, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जैसे हम अगर कहीं कंपनीज में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर द एम्पावर्ड वन ना, और जो मार्जिनलाइज्ड है हमें उनके लिए बात करनी आई है। थिंक ज्यादा मसला फिर रूरल में है। Rural मुझे आपने में still ये इनफॉर्मल मसला इकोनॉमी है। की बात भी की जी। थी कि प्रॉब्ली हो सकता है मैं इसको गलत अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन शायद ये होता है कि वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपकी खेती बाड़ी में एक मर्द को एक काम सपुर्द किया गया, आपने ये काम इतने घंटों में इतने दिनों में करना है, वो मर्द अपने घर की खवातीन को भी उस काम में इनकॉर्पोरेट तो कर रहा है, पर पैसे उस मर्द को मिल रहे मर्द को मिल हैं, रहे हैं। खवातीन को, बच्चियों को, उसकी बीवी को, बहनों को नहीं मिल रहे बैंक होते। अकाउंट्स नहीं है महविश। Yes, बैंक बिल्कुल अकाउंट्स नहीं है। मैं वही बता रही हूँ कि उनकी असल में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से और बहुत सारी फिर ज्यादतियाँ उनके साथ हो रही हैं। और अगर हमें इसके ऊपर क्योंकि देखें बहुत काम करने की भी ज़रूरत है, ख़ास तौर पे मैं फिर से यही कहूँगी, हम अपने सेटिंग में देख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक्सप्लॉयटेटिव जो बहुत एम्पावर्ड वीमेन है, ये उनके भी इश्यूज़ हैं, तभी इतना इसको जो फ़रोग भी मिला है। जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि ख़ास तौर पे ये एक जो है ना मसला रहता है, अगर औरत बेचारी तरक्की कर भी लेती है तो हमें पता है कि उसे क्या सुनने को मिल रहा होता है कि क्या रीज़न ये होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिर ये इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, और ख़ास तौर पे हम यही चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि ऐसी अथॉरिटीज़ बनाई जाएं जो इसकी मॉनिटरिंग करें, और ख़ास तौर पे पे ऑडिट्स होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं फिर इसमें बस मैं एक बात ऐड करूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो इट्स वेरी सेंसिटिव, क्योंकि यार ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं खवातीन को, क्योंकि हम सबके घर में खवातीन हैं, कुछ हैं जो कि बाहर काम कर रही होती हैं, कुछ हम देखते हैं कि घर से बैठ के भी काम कर रही होती हैं। जिस भी औरत ने तरक्की की होती है, जो कि बहुत तेज़ी के साथ हमें नज़र आता है कि अच्छा वो स्टेप अप हुई है अपनी प्रोफेशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डोमेन में, उसके ख़िलाफ़ हम जिस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं, जो करेक्टर असैसिनेशन करते हैं, दैट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। बट अगेन मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूँगा कि मुझे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ तब होती है, गलत बात है जो भी करे, जब एक खातून के ख़िलाफ़ बात करती है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल जेलसी, तो मेरा दिल ज़्यादा दुखता है कि आप खुद एक खातून हैं और आप एक खातून पर वो इल्ज़ाम लगा रही हैं जो कि आपको पता है गलत है, बिकॉज इन द डीप हार्ट यू नो कि वो गलत आप कर रही हैं। ये फिर मैं कहूँगा माइंड सेट है ना, मर्द औरत मैटर नहीं कर रहा। माइंड सेट है, और मैं वही बात करती हूँ, मर्द है या औरत है,
हमें दूसरे की लेग पुल करके Yes. ऊपर नहीं क्यों जाना, जाना हमें है? एक दूसरे को बल्कि लिफ्ट करके आगे जाना। तो जब हम अपना माइंडसेट इस तरफ ले आएंगे तो डेफिनेटली आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंज आता हुआ नजर आ रहा है आपको, मे बी स्लो बट नजर आ रहा है? आर वी प्रोग्रेसिंग इन दैट पर्टिकुलर यस डोमेन? यस, वी आर प्रोग्रेसिंग टू दैट। और वही मैं बात भी कर रही हूँ कि अगर इस तरह के दिन आते हैं और इस प्लेटफॉर्म की जो है बदौलत, मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि ये जस्ट ऐसे नहीं हो कि दिन मनाया जाए, उस पर बस बात कर दीजिए, हालांकि ये भी बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है उसका, लेकिन हमें डिफरेंट पॉलिसीज़ मुतारिफ करवानी चाहिए जो इस चीज़ को फ़रोग दे। और ख़ास तौर पे मैं फिर बात कर रही हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ ख़ास तौर पे इक्वल पे के लिहाज से हो रही हैं, या फिर प्राइवेट कंपनीज जो कर रही हैं, उनके लिए इस तरह की पॉलिसीज़ और अथॉरिटीज़ लेके आने की ज़रूरत है। अगर देखें गवर्नमेंट लेवल पर हम देखते हैं कि इक्वल पे और सब बात हो रही होती है, प्राइवेट पे क्यों नहीं है? क्या इम्प्लीमेंटेशन नहीं? बिकॉज आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ लॉ और समथिंग, बट क्या इम्प्लीमेंटेशन नहीं है या मसला वो रियलाइजेशन का नहीं है? और अगर उनको लगता है किसी एम्प्लॉयर को कि अच्छा मुझे कम पैसों में खातून मिल जाएगी काम करने के लिए, तो मैं ऐसे रख लेता हूँ। अच्छा, वैसे तो हमारे लॉ में आर्टिकल 25 भी जो है बात करता है, 27 भी जिसके अंदर यही बात की गई कि मसावात होनी चाहिए और सिनफी बुनियाद पे कोई इम्तियाज़ नहीं रखना चाहिए। इवन रिमनरेशन एक ऑर्डिनेंस भी आया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर हमें फिर रेगुलेटरी हमें जो है फ्रेमवर्क्स, मॉनिटरिंग पॉलिसीज़ भी चाहिए होती हैं ताकि उसकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो उसकी कमी है, उसमें अगर जब काम हो जाए तो डेफिनेटली एक फर्क और पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल आपको चेंज। एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था। फॉर इंस्टेंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स एज्यूम कि मैं और सबीन वहाँ पर काम करते हैं, बिकॉज अभी तो हम इस सरकारी इदारे में काम कर रहे हैं। लेट्स एज्यूम कि हम एक प्राइवेट सेटअप में काम करते हैं या कोई प्रोजेक्ट करते हैं, मैं और सबीन मिलके, और वहाँ पर मुझे ये बाद में मालूम होता है कि सबीन को ज़्यादा सैलरी मिल रही है वहाँ पे, तो क्या मैं उसके खिलाफ कुछ कह सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? बिल्कुल, ये मैं बात कर रही हूँ कि खासतौर पे हालांकि मैंने opposite बात की है, जी जी topic से, बिल्कुल लेकिन मैं सिर्फ समझ example गई हूँ, quote लेकिन किया। ऑब्वियसली एग्जांपल के लिए है जो वर्कर्स यूनियंस और एसोसिएशन होती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि उसमें खवातीन और मर्दों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और वो जब उसमें रिप्रेजेंट करेंगे उनको पता चलेगा। जो मैं ऑडिट की बात कर रही हूँ कि पे ऑडिट होना ज़रूरी है, तो आपको पता चले, वो उसको ट्रांसपेरेंट रखें, उसको पब्लिश करें, ताकि एट द एंड आपको पता चले कि क्या मर्द के साथ इस बात पे ज्यादती हुई, और या फिर और कभी ये भी होता है कि आप सिर्फ से निकल के पोस्ट वाइज भी अक्सर ज्यादती करते हैं कि आप जो जेडीज हैं या वो वर्कलोड तो मर्द पे ज़्यादा होता है कि हो सकता है आप किसी वजह से कर रहे हो। तो जब ये इस तरह के आप ऑडिट्स कर रहे होंगे तो आपके सामने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं, ये आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, क्योंकि अक्सर जब भी होता है ना कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है, तो अच्छा आपने उससे शेयर नहीं करना, कॉन्फिडेंशियल आपने किसी से शेयर नहीं करना। आई मीन काम इस तरह से नहीं होना नहीं चाहिए, होना स्पेशली अगर आप एक सेटअप में काम कर रहे होते तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो ट्रांसपेरेंसी के लिए आई थिंक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इसको डिस्क्लोज करें। इट्स परफेक्टली बिल्कुल, हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बल्कि इसको और जो आपको पब्लिश करना चाहिए ऑनलाइन। पब्लिश होती भी हैं बहुत सारी एनजीओज की, अगर आईएनजीओज की भी बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी वेबसाइट पे ऑडिट रिपोर्ट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उनकी डोनर्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा ये होती हैं, अदरवाइज तो उनको आगे प्रोजेक्ट्स या ट्रांसपेरेंसी नहीं। तो बस हम यही चाह रहे हैं कि जितनी भी कंपनीज, इसको मतलब नेशन वाइड कर दिया जाए, बिल्कुल, ताकि किसी भी सेक्टर में वो जब मेक श्योर कर लेंगे तो डेफिनेटली हमें इसमें कमी नहीं ये बड़ी आसान सी बात है। और आई थिंक ये तो एम्प्लॉयज़ को भी चाहिए कि वो डिमांड करें ऐसे ऑडिट्स, चाहे खवातीन हैं चाहे मर्द हैं, कि प्लीज डू दैट। इसमें फिर कहूँगा लेट्स नॉट टॉक अबाउट जेंडर, ये दोनों तरफ से डिमांड होनी चाहिए, माइंडसेट चेंज करना, माइंडसेट चेंज करें, ताकि पता हो आपको कि एक पोजीशन पे दोनों अगर एक जैसे काम कर रहे हैं तो दे शुड नो कि आज वो एक बैलेंस फील भी हो आपको, आप एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करते हैं, बजाय इसके कि आप फिर रिफ्ट्स हो जाती हैं। बहुत इक्वली फिर आप कंट्रीब्यूट करते हैं उस इदारे के लिए, और डेफिनेटली वो इदारे का फायदा है। मर्द और औरत ना इससे आगे अगर जाएं, औरतों में फिर माइनॉरिटीज के साथ डिफरेंट इश्यूज देखने को आते हैं, डिसेबल लोगों के साथ और इश्यूज देखने को आते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग कि जब आप इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो फिर आप किसी भी माइनॉरिटी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे सब आप समझे ना ह्यूमन, उसके बाद आप जरा ये समझे कि उसकी क्या एक्सपर्टीज है, जिस रोल पे वो आया है, वो मर्द है, औरत है, वो ट्रांसजेंडर है, वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से जहां से उसका ताल्लुक है, बिकॉज वो काम कर रहा है। जब वो काम करेगा तो काम नहीं पूछेगा कि जेडी देखनी चाहिए, क्वालिफिकेशन एंड देन जॉब और ये बेसिक डिस्क्रिप्शन, ह्यूमन राइट है कि जो आपने प्रोड्यूस की सप्लाई किया है ना, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपको पे ऑफ करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। मैं विश थैंक यू वेरी मच, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। और अच्छा कभी कभी डिफरेंट ओपिनियन के साथ डिस्कशंस होनी भी चाहिए, बिकॉज इट्स अ हेल्दी डिस्कशन एक्चुअली। और हम सब की, मैं विश की, सबीन की, मेरी, हमारी टीम की, हम सब की बेसिकली कोशिश क्या है, हम चाहते हैं कि सिचुएशन बेहतर हो। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट दिस एक्चुअली, रखे जाएं, बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। मैं विश थैंक यू वंस अगेन। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब हम ये कहते हैं ना कि सेहत है तो सब है, जब आपको कोई बीमारी हो जाती है ना तो फिर आप कहते हैं सब कुछ एक जैसा ही लग रहा होता है, पैसा होना ना होना,
किस जगह पर आप हैं, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, तो हम कहते हैं कि हेल्थ इज़ Absolutely, सेहत सबसे बड़ी नेमत है। सबसे बड़ी नेमत है जी। तो अब ऐसे में अगर बात की जाए तरीका इलाज की, तो अब मुख्तलिफ तरीका इलाज हम देख रहे होते हैं बीमारियों का, लेकिन कोई जब हमें बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं हमें दवाइयाँ दे दें हम ठीक हो जाएं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म आपको लाइफ टाइम इस्तेमाल करनी पड़ी होती है और आप कहते हैं किसी तरह हमें छुटकारा मिल जाए। आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं जो कि आपको जिस दिन आप जाते हैं उनके पास, उसी टाइम पे आपकी दवाइयाँ बंद करवा देते हैं और एक ऐसे कोई टेस्ट कर रहे होते हैं जिससे आपकी बॉडी में डायग्नोसिस करते हैं कि किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती है, और उसके लिहाज से आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लेकर जाते हैं, इलाज की तरफ लेकर जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सेहतियाब भी हुए हैं। एब्सोल्युटली, और जो ही इज़ अ पायनियर इन दिस एक्चुअली। एक नई टर्म है जो आज हमारे लिए फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए शायद नई टर्म ना हो, इरिडोलॉजिस्ट। सो कैसे ये न्यूट्रिशन को और रेडियोलॉजी को उन्होंने कंबाइन करके पिछले 25 साल से इन्होंने तरीका इलाज मुतारिफ करा कि आँखों के रंग से, यानी वो उसको देखते हैं, उससे डायग्नोस करते हैं कि क्या बीमारी है, किस तरह की बीमारी है, नौयत क्या है, बॉडी में किन एंजाइम्स की कमी है, जैसा सबीन ने कहा कि किन एंजाइम्स की ज़्यादती है, और कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू उनका इलाज होता है। साहिवाल से इनका ताल्लुक है और बहुत बड़े बड़े नाम जिन्होंने इनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया, जिनका उन्होंने इलाज किया, जिसमें इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस, डॉक्टर जाकिर नाइक, मौलाना तारिक जमील साहब, ऐसे बहुत और नाम, बहुत मोतबर नाम जिन्होंने इनसे इलाज करवाया है, या जिन्होंने इनसे गाइडेंस ली है कि वो समझ सकें कि अच्छा उनकी बॉडी टाइप क्या है और किस तरीके से उनको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। वी हैव विद अस डॉक्टर ज़फ़र इकबाल लोधी। प्रोफेसर साहब को करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कुछ हमने एक्सप्लेन किया, पर हम ज़रूर चाहेंगे कि जो इरिडोलॉजिस्ट हैं, चूँकि ज़ाहिर है आपने इसे कंबाइन किया, यू आर द वन जिन्होंने इसको प्रैक्टिस किया है इतने सालों से, थोड़ा सा प्लीज़ बताएं अपनी जर्नी से मुताल्लिक। हाँ जी, एक्चुअली पूरी दुनिया में रेडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं। रेडियोलॉजी से आयरस से मुराद ये आँख का आयरस होता है, उसमें इससे मुख्तलिफ एंजाइम देखे जाते हैं। वर्ल्ड लेवल पे तो पूरी कई बीमारियाँ इससे डायग्नोज हो जाती हैं, फिर वह रेडियोलॉजिस्ट उसे डायग्नोज करके फिर उसके बाद उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं कि ये डायग्नोज हुआ है, तो अब इसका इलाज आपने क्या करना है, या वो अपने हर्ब के साथ करते हैं या कोई मेथड उनके पास जो भी हो। लेकिन मैं क्योंकि पीएचडी न्यूट्रिशन था, तो मैंने फिर इसको रेडियोलॉजी को और न्यूट्रिशन को कंबाइन किया ना। तो पिछले 25 साल से मैं ये असल में रेडियोलॉजी ये है कि मैं डायग्नोज करता हूँ आँख से कि आपके पैदाइशी लैक्टेज एंजाइम है कि नहीं। ये जो लैक्टेज एंजाइम होते हैं पैदाइशी होते हैं, ये दूध के अंदर होती है शक्कर, दूध के अंदर होता है लैक्टोज, और दही में होती है लैक्टिक एसिड। लैक्टोज और लैक्टिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, उसे कहते हैं लैक्टेज। वो बहुत सारे लोगों के पैदाइशी नहीं होता ना। अच्छा, और बहुत सारे लोगों के ये होता है पैदाइशी। फिर हम ये आँख से डायग्नोज करते हैं कि आपके एंजाइम है नहीं है। अच्छा, इसी तरह फिर हम ये डायग्नोज करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गोश्त हजम करने वाले एंजाइम हैं, गोश्त को भी और मुख्तलिफ चीज़ों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होता है, और ये बहुत ज़्यादा मिकदार में कुछ लोगों के बनता है, कुछ के जो है मॉडरेट होता है, कुछ के कम होता है ना। अलबत्ता फ़िश जो है वो सबके लिए ठीक होती है, लेकिन फ्राई ना हो ना। तो हम वो क्योंकि 50 ग्राम प्रोटीन हमें चाहिए होती है पैदाइश, यानी जो 6 माह का बच्चा है उससे लेके और 100 साल के जो बुज़ुर्ग है, मिनिमाइज हमारे लीवर को 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए फंक्शन करने के लिए। अगर उसे 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगी तो फिर उससे वो 5000 केमिकल तैयार करता है, और उससे फिर 35,000 फंक्शन करता है। और अगर उसे प्रोटीन नहीं मिलेगी 5000, अगर उसे 50 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलेगी, तो फिर वो क्या करता है कि जो 5000 केमिकल बनाएगा वो ख़राब बनाएगा, और फिर उसे 35,000 फंक्शन ख़राब हो जाएंगे। अब ख़राब बनाने से मुराद क्या है कि जब उसे 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगी तो उससे वो फिर 5000 केमिकल ठीक बनाएगा, बस सारे फंक्शन ठीक हो रहे हैं। अगर 50 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलेगी तो 5000 जो केमिकल बनाएगा, लेकिन उल्टे सीधे बनाएगा। क्या करेगा, किसी के पत्थर बनाने शुरू कर देगा, बनाएगा केमिकल लेकिन उल्टे सीधे बना रहा है। कभी पत्थर बननी शुरू हो जाएगी, कभी गिल्टी बननी शुरू हो जाएगी, कभी रसोलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, कभी हरनी बननी शुरू हो जाएंगी, कभी फालतू फैट बनना शुरू हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, वज़न बढ़ जाएगा या वज़न गिर जाएगा। पीछे काज एक ही है, दो अलहदा नहीं है। वज़न का बढ़ना और वज़न का गिरना दोनों एक ही वजह है। लीवर सुस्त है, लीवर को प्रोटीन पूरी नहीं मिल रही। जब लीवर को मसलन प्रोटीन नहीं मिलेगी, पेशाब ज़्यादा आएगा, शुगर की गोलियाँ खाएगा, फिर बाद में इंसुलिन पे चला जाएगा।
प्रोटीन कहाँ से लेनी है मैं सही। इस पे फिर बाद में बात तो करता हूँ। वही- अब ये क्योंकि हम इसको थोड़ी सी बात पूरी कर लें फिर हम इधर दोबारा आते हैं। जी जी तो जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो लीवर दिल की शियाने खोलने वाले केमिकल बनाने के बजाय दिल की शियाने बंद करने वाले केमिकल बनाने शुरू कर देगा। तो फिर ब्लड प्रेशर, स्टंटिंग, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ जाएगी। और देखिए आमतौर पे बीमारियां होती भी यही हैं। एग्जैक्टली, जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो फिर लीवर सोचता है ना, सही बात। उसे प्रोटीन नहीं मिली, लीवर कमज़ोर है। अब लीवर सोचता है तो अब वो कमज़ोर है तो अब हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर, कोरोना वो आ गए उसको खाने के लिए। उसने जगह देखी खाली है तो उसने कमज़ोर आदमी को अटैक करेगा। अब ये बेचारा लीवर एक्सक्यूज ही कर रहा है, भाईजान मेहरबानी करें, तो उस पर कोई रहम करेगा? नहीं। तो फिर वो सारी ज़िंदगी हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर की और ये उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, मुख्तलिफ वायरस उस पर अटैक करते रहेंगे, नज़ला ज़ुकाम, थायराइड इस तरह के बेशुमार किस्म के। जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो किसी के लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी। अब लीवर ने जिगर गुर्दे को चलाता है ना, कि गुर्दा जिगर को चलाता है, जिगर गुर्दे को चलाता है। तो लीवर गुर्दों की सप्लाई कमज़ोर कर देता है तो गुर्दे खराब होने शुरू होते हैं, फिर आदमी डायलिसिस पे चला जाता है। अब मैं मोटी मोटी गिना रहा हूँ सिर्फ। जी जी जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलती तो थायराइड फंक्शन स्लो काम करेंगे, लीवर थायराइड की सप्लाई कमज़ोर कर देगा तो थायरॉक्सिन खानी पड़ेगी बाहर से। जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो लीवर हैप्पी न्यूरॉन कम बनाएगा, टेंशन डिप्रेशन की अद्वियात खानी पड़ेंगी। और एक मोटी बात करके फिर हम इसको क्लोज कर लें, फिर ये अनलिमिटेड है ना। जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो लीवर क्या करता है, हड्डी और मसल खा के और दिल दिमाग चलाता रहता है, क्योंकि उसके लिए दिल दिमाग ज़रूरी है कि हड्डी मसल ज़रूरी है। दिल दिमाग। तो लिहाजा लीवर क्या करता है, हड्डी मसल खा के दिल दिमाग चलाता रहता है। हमारे घरों में जो बुजुर्ग हैं, अम्मा जी हैं, नहीं समझे? जी जी इसका मतलब क्या है कि लीवर आपकी हड्डियाँ मसल को खा रहा है। अब आप जो है ना 11 गोली सुबह और 11 खाते रहे शाम, मसला हल नहीं होगा। आपके लीवर आपकी हड्डियों मसल को खा के दिल दिमाग चला रहा है, उसके लिए दिल दिमाग ज़रूरी है। लिहाजा हड्डियाँ मसल 10 साल पहले जवाब दे देंगी और दिल दिमाग उस दिन जवाब देंगे जिस दिन अल्लाह का हुक्म है। तो जो हमने बोया आखिरी 5-10 साल काट लेंगे। घर में जो बुजुर्ग हैं, अम्मा जी हैं, जिन्हें पकड़ के लेके जाते हैं, बाथरूम पकड़ के लेके आते हैं, जो उन्होंने बोया आखिरी 10 साल काट रहे हैं। अच्छा, हम दोबारा रिवर्स गियर लगाते हैं। जी जी जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी अब 5000 केमिकल ठीक बनेंगे, 35,000 फंक्शन ठीक होगा। अब क्या होगा, नई याद रहे पथरी जिगर बनाता है, फंसी गुर्दे मसाने पित्ते में है। तो लीवर नई पथरी बनानी बंद कर देगा, पुरानी को डिजॉल्व करनी शुरू कर देगा। नई रसोलियाँ बननी बंद, पुरानी डिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। नई गिल्टियाँ बननी बंद, पुरानी डिजॉल्व। नई रसोलियाँ बननी बंद, पुरानी डिजॉल्व। नई हड्डियाँ बननी बंद, पुरानी डिजॉल्व। वरना हड्डियों को ऑपरेशन करेंगे फिर बन जाएंगी। आपने काज तो दूर नहीं की, वजह दूर नहीं की ना। जो लीवर को प्रोटीन मिलेगी 50 ग्राम, तो फिर पेशाब थोड़ा आएगा, शुगर की गोली हम सुबह से बंद कर देते हैं। और जो इंसुलिन लगाते हैं उनकी 2-3 यूनिट सुबह, 2-3 यूनिट शाम बंद कर देते हैं। 15 दिन के बाद वो भी ख़त्म हो जाती है। तो असल में शुगर 2 तरह की होती है, मैं यहाँ रुकता हूँ शुगर पे, टाइप 1 और टाइप 2। 1 बचपन से होती है, सारी ज़िंदगी रहती है, इसका कोई इलाज नहीं पूरी दुनिया में। वो 6 टाइप साल 1 का इलाज नहीं है। 6 साल, 10 साल, 12 साल, 16 साल, 6 साल के बच्चों को वो प्रोटीन कमी की सिम्टम आई तो उसे इंसुलिन पे ले गए और वो लबलेबे की ग्रोथ नहीं हुई, वो सारी ज़िंदगी वो बैसाखी लेके चलेगा। उसे भी जो प्रोटीन मिलेगी उसकी भी इंसुलिन आधी रह जाएगी। उसमें कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मतलब कॉम्प्लिकेशन है, ट्रीटमेंट तो उसका भी है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन उसमें। और जो गोलियाँ खाते हैं मैं सुबह से बंद कर देता हूँ, इसलिए काज बता रहा हूँ, उन्होंने समझा रहा हूँ ना कि हम कोई दवाई नहीं दे रहे आपको। आपने लीवर को प्रोटीन मिली है, और 1 पाव बकरे में 50 ग्राम प्रोटीन है, मैं इस पर बाद में आऊँगा। 1 पाव मछली में 50 ग्राम प्रोटीन है, 5 अंडों में 50 ग्राम प्रोटीन है, और जो है 2 किलो दूध में 50 ग्राम प्रोटीन है, जिनके लिए दूध अच्छा है। लेकिन 4 प्रोटीन के सोर्स ऐसे मैं जो भी बताऊंगा जो सबके लिए ठीक होंगे, ताकि आपके सुनने वाले अपने घर में इलाज करें, मेरे पास ना है ना, ठीक है। अच्छा, तो जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी शुगर की गोलियाँ बंद हो जाएंगी सुबह से। जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी, लीवर दिल की शियाने बंद करने वाले केमिकल बनाने के बजाय दिल की शियाने खोलने वाले केमिकल बनाने शुरू कर देगा। तो सुबह से मैं ब्लड प्रेशर गोलियाँ बंद कर देते हैं। ब्लड प्रेशर, स्टंटिंग, ओपन हार्ट सर्जरी दूध खत्म हो जाएगी। जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी तो लीवर हैप्पी न्यूरॉन बनाएगा, टेंशन डिप्रेशन के अद्वियात कम हो जाएंगी। जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी, लीवर एक्टिव हो गया, अब हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर आएगा तो उसका खुद हैंडल करेगा। अदरवाइज तो फिर आप उसे बेचारे को वो नहीं समझे, बेचारा वो है, फिर वो सारोसिस की तरफ चले गया, फिर लीवर ट्रांसप्लांट 1-1.5 करोड़ का खर्चा। तो हमारे पास मतलब हज़ारों वीडियोज़ हैं जिनके लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर फाइनल किया हुआ है। हमने प्रोटीन दी, लीवर दोबारा रीजनरेट हो गया। सिर्फ लीवर ऐसा है जो रीजनरेट हो सकता है, हमारी बॉडी का और कोई ऑर्गन रीजनरेट नहीं होता, ग्रोथ नहीं करता। जैसे छिपकली है, उसकी दुम टूट जाए तो दोबारा ग्रोथ कर जाती है ना, ऐसे हमारा लीवर, उसको टिश्यूज देते हैं दूसरे पेशेंट का तो वो ग्रोथ करता है ना।
तो लीवर के अंदर ग्रोथ करने की कुछ तो मौजूद है, आप उसे कुछ दे तो सही, जो उसकी उसे दे तो सही, प्रोटीन उसकी रिक्वायर्ड ग़िज़ा है। न्यूट्रिशन तो दें, उसकी प्रोटीन उसकी ग़िज़ा है ना, बिल्कुल ऐसे ही। उसे प्रोटीन देंगे तो उसकी मेजर ग़िज़ा प्रोटीन है, उसे मिलेगी ठीक तो है। ग्रोथ करेगा, फंक्शन एक्टिव करेगा, अपने आप को भी संभालेगा और हेपेटाइटिस बी उनको भी ठीक हो गया मैनेज सर, करेगा। आपने मोटी मोटी चीज़ें बताई, बट दो रहेगी, दो रहती हैं अभी। हाँ, जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी, अभी जब लीवर को रहती है। प्रोटीन मिलेगी तो लीवर, ये देखें, हड्डी मसल की जान छोड़ देगा, ठीक है, पुराना उतार भी उतारेगा हड्डी मसल का, और दिल दिमाग भी चलाएगा। तो आप घर में जो पेशेंट, जो बुजुर्ग अहमद जी है, वो जब तक उन्हें प्रोटीन नहीं देंगे दोबारा गाड़ी पटरी पर नहीं आएगी। सही बात। और वो और ये मोटी बात आखिरी, थायराइड फंक्शन, लीवर की जो प्रोटीन मिलेगी, लीवर थायराइड को हैंडल करता है ना, सही थायरक्सन वो बनाएगा, लीवर की सप्लाई, लीवर थायराइड की सप्लाई बेहतर करेगा, वो थायरक्सन बनाएगा और थायरक्सन की दवा अद्वियात खत्म हो जाएगी। ये मोटी मोटी मैंने बता दी। इसी तरह पूरी बॉडी को ले ले, कान, दिल, दिमाग, बाल, हड्डियाँ, टिश्यू, स्किन, आपकी बुढ़ापा आ रहा है, फैक्टर के इश्यूज आ रहे हैं, ये सारे के सारे। अच्छा, जो बाल गिरने के हिसाब से भी लोग आपके पास आते हैं, वो- क्या रीजंस, क्या इलाज कर वही, सकते हैं? जब लीवर को, बाल तो प्रोटीन से बने हैं, जब लीवर को प्रोटीन मिलती, किसी के बालों पे हमला कर देता है, ठीक है। किसी के हड्डी मसल पे करेगा। कई नौजवान होते हैं, उनकी मतलब ज़्यादा एज नहीं होती, 30-40 में ही उनके घुटने जवाब दे रहे होते हैं, तो लीवर हड्डी और मसल पे उसने अटैक कर दिया हुआ है। सही। किसी के मतलब ये जो इसका वो कमज़ोर देखेगा वहाँ पे अटैक करेगा ना। लीवर के लिए ज़्यादा सबसे अहम चीज़ है दिल और दिमाग, यानी आपका ज़्यादा फोकस के लिवर पे होता है? रिसीड लीवर। अच्छा, आपके तरीके इलाज में ज़्यादा आप फोकस लिवर पे कर रहे होते हैं। इसलिए कि लीवर 5000 केमिकल रोजाना बनाता है और 35,000 फंक्शन करता है, चला ही लीवर रहा है। आपके कान को कभी आपने ग़िज़ा दी है? आंखों को कभी ग़िज़ा दी है आपने? बालों को कभी ग़िज़ा दी? दांतों को दी है ग़िज़ा? इसको कौन दे रहा है? लीवर को पता है बालों को क्या देना है, वो डेली उसको सप्लाई दे रहा है, कानों को दे रहा है। हमने सिर्फ लीवर देखना है। और मज़े की बात ये है कि लीवर अल्लाह ने दिया है, हमें डॉक्टर है, ये डॉक्टर दिए, इसके होते हुए किसी डॉक्टर टेस्ट लेबॉरेटरी की जरूरत नहीं है। बट जितने डॉक्टर्स ना सिर्फ आपको मैनेज कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, शुगर की, आपको डायलिसिस हो रहे हैं, मैनेज करते हैं, ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट तो आपका लीवर ही करता है। आपका जो डायग्नोसिस है और जो लिवर फंक्शन टेस्ट है वो किस तरह मुख्तलिफ है फिर? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, दो बातें इसमें समझनी बड़ी ज़रूरी है, जो आपके सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बड़ी अहम है, ताकि वो मेरे पास ना आए, ठीक है ना। इसलिए कि हम जो काम कर रहे हैं ना वहाँ साहिवाल में, हम चाह रहे हैं कि आम कॉमन आदमी वहाँ पहुँचे। मेरे पर डेली इस्लामाबाद से भी आए होते हैं, कराची से भी आए होते हैं, 100 मुल्क से ज़्यादा लोग आए होते हैं। मैं सुबह से सारी अद्वियात सबकी बंद कर देता हूँ। तो मेरे बारे में ये है कि जाती डॉक्टर ने सबके अद्वियात बंद कर दी। मैं डायलिसिस सुबह से बंद कर देता हूँ 80% लोगों के, सिवाय 20% जिनके जो 2 साल से उनके डायलिसिस हो रहे थे, मैं सुबह से बंद कर देता हूँ। किडनी फेलियर वालों के भी? इसलिए कर देता हूँ ना कि लीवर गुर्दों को चला रहा है ना, तो मैंने सुबह से लीवर के फंक्शन उसकी एक्टिव कर दिए। लीवर के फंक्शन 24 घंटे में फंक्शन पे आ जाते हैं, उसे कोई 4 माह नहीं लगते, 6 माह नहीं लगते, ये 1 माह नहीं लगता नहीं, क्या ये रिस्क नहीं है फिर? एक ये जान का 25 रिस्क, साल ये से- तो एक बड़ी सीरियस जी। 25 साल से मैं ये कर रहा हूँ ना जी, तो अल्लाह फजल से 25 साल से मेरा 100% रिजल्ट आ रहा है ना। ओके, सक्सेस रेट इतना ज़्यादा हाँ, है। अल्लाह फजल से। अच्छा, फिर तो वो बुनियादी उसकी वजह ये है कि लीवर उसको देख रहा है ना, गुर्दों को। हम लीवर एक्टिव कर रहे हैं, हमने तो किसी चीज़ को नहीं छेड़ा ना, कि हम तो कह रहे हैं अगर लीवर आपका एक्टिव हो गया है, आज सुबह से अगर मसलन डायलिसिस आप करवा रहे हैं या आपका यूरिक क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो फिर जैसे ही आप 15 दिन प्रोटीन लीवर को देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, डॉक्टर जो है ना डायलिसिस वाले पेशेंट की या जिनके गुर्दे ख़राब हों, सबसे पहले उनकी प्रोटीन बंद करते हैं। कहते हैं जी आपकी तो प्रोटीन पहले से ज़्यादा आ रही है। अच्छा, और वो कहते हैं टेस्ट में प्रोटीन ज़्यादा आ रही है, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं प्रोटीन आपको देनी है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई ये जो प्रोटीन आ रही है ना, असल में ये वो वाली प्रोटीन है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, फिर आपको भी और आपके सुनने देखने वालों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि एक शहर में चीनी की किल्लत आ गई मसलन, और एक आदमी है जो सप्लाई दे रहा है चीनी की, ठीक है। उसने अपने जो पुराने जो कस्टमर है ना, मसलन 10, उसने कहा जी इनको पहले टच करना है, पहले इनको देना, बाकियों को बाद में देना, बाकी तुम्हारे मुश्किल कस्टमर नहीं है, इनकी नहीं बंद होनी चाहिए। अब उनका मुंशी, उनका जो मैनेजर है, वो गाड़ी लेके आता है सप्लाई देने के लिए, वो देखता है एक पे, दूसरे पे, तीसरे पे अपने देता है। जब वो चौथे उस शॉप पे जाता है किसकी मैंने सप्लाई देने, अचानक वो देखता है कि वहाँ से एक आदमी बोरी उनका मुलाजिम उठा के गोदाम से निकाल के अंदर रख रहा है। तो कहते हो इसके पास तो चीनी मौजूद है, वो गुजर जाता है आगे। वो कहता है कि भाई इसके पास तो चीनी मौजूद है, पहले मैं बाकी 9 देख लो ना, इसको छोड़ जाता है।
फिर बाद में उसका फ़ोन आता है, जनाब आप हम इंतज़ार कर रहे हैं, आपने कहा बंदा रास्ते में है तो पहुंचा नहीं। मैंने कहा जी वो आया था, उसने देखा कि चीरनी, और मैंने कहा जी चीरनी चूरनी नहीं है हमारे पास, वो तो नीचे को बंदा आया था कोई ज़रूरी, उसको देनी ज़रूरी थी, कोई बड़ा अहम बंदा आया था, उससे हम इनकार नहीं कर सकते थे वरना मसला बन जाना था। वो हमने तो गोदाम में जो अपने लिए इमरजेंसी रखी थी ना, वो निकाल के उसको दी थी। तो ये वो प्रोटीन है जो वो डॉक्टर कहते हैं ना कि जी वो तो प्रोटीन पहले आ रही है, वो लीवर को प्रोटीन नहीं मिल रही, तो लीवर स्टोर्स खाली कर रहा होता है। जब स्टोर्स खाली कर रहा होता है तो वो टेस्ट में आ जाती है, डॉक्टर कहते हैं लो आपके तो पहले वो प्रोटीन ज़्यादा है। अब मैं ये पूछने वाली बात ये है कि हमारे लीवर को तो मौत तक 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, सही बात है। तो डॉक्टर प्रोटीन जब बंद करते हैं तो और काम खराब हो गया। और वर्ल्ड लेवल पे ये साबित हो चुका है कि प्रोटीन का किडनी फेलियर से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। और गुर्दों के लिए नुकसानदेह नहीं है। फिर देखें जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में डायलिसिस के पे को दोबारा उस पे ले गए कि सिम्टम पे ले गए। हमारे यहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि जी 5 क्रिएटिनिन अगर आपका 5 हो गया और यूरिया आपका 150 हो गया तो चलो जी डायलिसिस की तैयारी करें। डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त आप कर रहे हैं, लेकिन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब। नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदी। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल लोधी साथ मौजूद हैं और हम एक तरीके इलाज से मुतालिक बात करें, कैसे आंखों के रंग से इलाज और किस तरह से पाकिस्तान में इसको मुतारिफ उन्होंने कराया, कैसे उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसे जो जिस्म के एंजाइम्स उस पर काम करते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ अपनी बात आप जारी रखें। इससे पहले बड़ी डिस्कशन जो हमारी चलती थी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात उस वक्त भी रेज़ की थी। पूरी दुनिया में डायलिसिस बंद कर दिया उन्होंने, कहा जब तक सिम्टम नहीं होंगे। यूरिया क्रिएटिनिन कितना आ रहा है? अगर यूरिया क्रिएटिनिन 300 आ रहा है, 400 आ रहा है यूरिया, और क्रिएटिनिन अगर 10 से 15, 20, 25 भी आ गया तो कहते नहीं करना जब तक सिम्टम ना आए। तो हमें पूरी दुनिया अब टेस्टों से बाहर निकल के सिम्टम पे आ रही है और हम टेस्टों पे चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पे भी बताइएगा, क्या कैंसर को भी डायग्नोज किया जा सकता है आंख के आइरिस से, और क्या उसके मरीज भी आपके पास आते हैं, आप इलाज करते हैं दवाइयाँ बंद करवा के? मेरे पास डेली कैंसर के पेशेंट आए होते हैं और मैं पिछले 25 साल से कैंसर पेशेंट को रिकवर कर रहा हूँ लगभग से। पीछे वजह ये कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी की जरूरत नहीं रहती। वो जो अगर उनका कोई कोर्स चल रहा है हम कहते हैं पूरा कर लें, ठीक है ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास आए तो लीवर ही तो कैंसर को देख रहा है। देखिए लीवर के फंक्शन स्लो हुए हैं तो कैंसर को ग्रोथ करने का मौका मिला है। लीवर 35 फंक्शन कर रहा है, उसके सिग्नल कहीं ना कहीं वीक हुए हैं, तो सिग्नल वीक हुए तो कोई चोर आया है, वो एंटर हुआ है और वो सिक्योरिटी कैमरेज में नहीं आया लीवर के, उसने ग्रोथ शुरू कर दी, इसको कैंसर कहते हैं ना। तो जैसे लीवर के फंक्शन एक्टिव होंगे वो देख लेगा कहाँ का चोर बैठे हुए हैं, फौरन उनको ट्रेस करके और उनकी वो गिरफ्तारी करवाएगा और उन भगाएगा। ओके। तो लीवर एक्टिव कर रहे हैं, हम कौन सा कोई रिस्क ले रहे हैं? बिल्कुल सही। लिवर इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जिसको आप एक्टिवेट करें। सर मेरा एक सवाल ये भी जो आप बार बार चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि लोग आपके पास ना आए, आप चाहते हैं कि उन खुद से अपना इलाज करें, ये कैसे मुमकिन है? बिकॉज वो आएंगे, डायग्नोसिस होगा तो उनको इलाज मिलेगा। जी बड़ा अच्छा सवाल किया, यही बताने के लिए ही मैं आपके पास जी बता दें सर। देखिए पहली बात ये समझ लें कि लीवर को 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए मौत तक, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए वज़न के बराबर, ठीक है। जैसे आपका वज़न है 70 तो आपको 70 ग्राम चाहिए और मिनिमम 50 ग्राम चाहिए लीवर को फंक्शन करने डेली। जी डेली। अच्छा तो वो प्रोटीन लेने किधर से है, सवाल ही पैदा होता है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि 4 प्रोटीन के सोर्स ऐसे हैं जो सबके लिए ठीक है, ठीक है, और 4 वो हैं जो मैं आंख से डायग्नोस करता हूँ। तो मैं कहता हूँ जो 4 से है वो तो शुरू कर लें। ठीक है, वो क्या है 4 सोर्सेस? वो 4 कौन से हैं? एक पाव मछली में 50 ग्राम प्रोटीन है, फ्राई ना हो, ठीक है, बारबेक्यू स्टीम, चाहे बॉइल्ड हो, बारबेक्यूड हो, जैसे भी हो जाए, ठीक है। ठीक है। दूसरा एक अंडे में तकरीबन 10 ग्राम प्रोटीन है, 4 अंडे हो गए, 5 अंडे हो गए, 5 अंडे हो गए, ठीक है। तीसरा 200 ग्राम बादाम में 50 ग्राम प्रोटीन है। अच्छा, 200 ग्राम, लेकिन वो क्योंकि मिकदार ज़्यादा बनती है तो आदमी ट्रैवलिंग पे है, सफ़र पे है, हॉस्टल में है, हॉस्टलिंग कर रहा है, तो उसके लिए तो फिर ये तो वो 100 ग्राम बादाम और 2-3 अंडे ले लें, प्रोटीन पूरी होगी। और चौथा सोर्स है सोयाबीन, जो ब्रॉयलर मुर्गी को देते हैं, ग्रोथ करती है, 1-1.5 माह के अंदर ग्रोथ करती है। तो सोयाबीन 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो मिल जाती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में है, मछली 1 पाव में और इसके आधे पाव में 50 ग्राम प्रोटीन है। कि जो आपने कहा फिश, वो चाहे बॉइल्ड है, बारबेक्यू है, स्टीम्ड है तो वो खा लें, अंडा बॉइल्ड खा लें तो बेहतर है, बादाम तो ज़रा वैसे ही खा लेंगे। सोयाबीन को कैसे इस्तेमाल करें? बॉयल करें, चनों की तरह चाट बनाएं, लीमन निचोड़ खा लें, उसे रात को भिगो दें। देर से गलता है वो, ठीक है, और हजम भी देर से होता है। तो मैं कहता हूँ प्रोटीन जो सोयाबीन से लेनी है 1 हफ्ते से पहले ना शुरू करें,
क्योंकि अभी आपका मैदा को हम पहले स्टेबल कर रहे होते हैं ना, तो ये 4 प्रोटीन के सोर्स सबके लिए ठीक है, ठीक है। एक नो मैटर व्हाट, चाहे HCl ज्यादा बन रहा है, कम बन रहा है, कोई ये मसला नहीं, प्रोटीन तो enzymes चाहिए का। लीवर को फंक्शन करने ठीक के लिए। है। और अंडा उबला हुआ जर्दी समेत, ठीक है। ओके, फ्राई नहीं होना चाहिए। वो तो फ्राई तो सालन होता है ना, अंडा तो होता ही नहीं। और बाद लोग कहते हैं जर्दी के बगैर या जर्दी के साथ, तो अंडा तो पूरा जर्दी के साथ ही होता है। बाद लोग कहते हैं वो फिर वो अंडे में ऑयल होते हैं ना, तो बॉईल करें और पूरी ग़िज़ाइयत जो है वो पूरे अंडे में होती है वो। पूरा अंडा सही। तो पूरा अंडा जर्दी समेत ले। 4 प्रोटीन के सोर्स हो गए। 4 प्रोटीन के सोर्स फिर मैं आँख से देख लेता हूँ, जैसे दूध जो है जावेद मियाँदाद के लिए ठीक है और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के लिए ठीक नहीं। मसलन गोश्त जो है मौलाना ताज जमील साहब के लिए ठीक नहीं। ये गोश्त हो गया, दूध हो गया। 2 किलो दूध में 50 ग्राम प्रोटीन है। जिनके लिए दूध ठीक है, फिर मैं उन्हें कहते हैं कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम है, पेट ख़राब है, इंटेस्टाइनल इशू है, IBS के इशू है, तो फिर कहते हैं अभी 1 हफ्ता दूध दही ले लें। तो फिर 1 किलो दूध, 1 किलो दही या आधा किलो दूध, 2 किलो दूध ले लेते हैं प्रोटीन। उसे कहते हैं दूसरे प्रोटीन का सोर्स नहीं लेना, 7 दिन पहले ये ले लें ताकि IBS और इंटेस्टाइनल फंक्शन तो बेहतर हो जाए। अच्छा, और 7वां सोर्स है मूंगफली। 200 ग्राम मूंगफली में 50 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन मूंगफली सबके लिए नहीं ठीक है। अच्छा, बादाम सबके लिए ठीक है। नहीं, वो नट्स एलर्जी अक्सर लोगों को होती नहीं, है। बादाम से किसी को एलर्जी नहीं होती। मूंगफली एंजाइम नहीं ना होते, मूंगफली से हो सकती है। हाँ, इसलिए कि वो एंजाइम का फिर मुझे पता है, फिर मैं देख लेता हूँ। और 8वां सोर्स है चने, दालें या लोबिया, ये सबके लिए नहीं ठीक। तो ये 4 प्रोटीन के सोर्स ऐसे जो सबके लिए नहीं ठीक। मैं कहता हूँ इनको छोड़ दें, मेरे पास ना आए। ये जो 4 प्रोटीन के सोर्स हैं ये तो पहले पूरे कर ले, ठीक फिर मेरे पास आए ना। तो जब ये करेंगे तो आपको मसला हो जाएगा, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन सारी की सारी गर्म होती है। मसलन हमारा कंसेप्ट भी है, प्रोटीन अंडा मछली ये सारी गर्म होती है। इसे बैलेंस करना होता है। इसे फाइबर के बैलेंस साथ? करने के लिए ये है कि हम कहते हैं वजन के साथ एक जो मिला के फ्रूट सब्जी खाएं। फ्रूट जैसे सेब है, 2 सेब खा लिए। जैसे आपका 80 किलो वजन है तो 1 ज़रूर मिला लें, 800 ग्राम फ्रूट हो गया। 2 सेब, अमरूद, आड़ू। अच्छा, इसी तरह 100 किलो वजन है तो एक ज़रूर मिला लें, 1000 ग्राम फ्रूट हो गया। 2 सेब, अमरूद, आड़ू, नाशपाती। तो हम ये कहते हैं कि वजन के साथ 1 ज़रूर मिला के जब फ्रूट सब्जी खाएंगे उसके बाद आपने प्रोटीन शुरू करनी है। ओके। तो हम ये कहते हैं कि पहले, मैं अब आपके सुनने देखने वालों के लिए बताता हूँ कि पहले 15 दिन रोटी डब रोटी हम सबकी बंद कर देते हैं, छोड़ ठीक के। है। ठीक है। और उन्हें कहते हैं सुबह से 12 बजे तक फ्रूट खाना वजन के साथ 1 ज़रूर मिला के। मेरे को रेस्ट मिल गया। और दूध आपके लिए पता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक है, तो आधी गुण दूध की डाल के चाय पी ले अगर आदत है तो, एडिक्शन है तो। ठीक है। लेकिन दूध पत्ती नहीं पीनी, क्योंकि वो अभी डायग्नोज नहीं है आपका हुआ दूध ठीक है नहीं ठीक है। तो 12 बजे तक फ्रूट खा लिया आपने। दोपहर को प्रोटीन का टाइम शुरू हो गया, 1 पाव मछली खा लें, या अंडे हैं तो 2 12 बजे 2 4 बजे खा लें, शाम से पहले पूरे कर लें 5 अंडे, या 100 ग्राम बादाम 2-3 अंडे हो गए। तो फिर 1 हफ्ते बाद सोयाबीन भी शुरू कर सकते हैं, फ़ौरन नहीं, क्योंकि वो देर से हजम होती है। उसमें तेल होता है 1 किलो में 1 पाव, वो डाइजेस्ट में आपको प्रॉब्लम कर सकती है। पहले हफ्ता ले लें। अब रात को हम कहते हैं चावल खाने सारी जिंदगी, राइस नहीं छोड़ने। उसका बेहतर टाइम मगरिब के बाद है, और हल्की नरम से पतले से। ठीक है। खिचड़ी उसमें नहीं खिचड़ी नहीं, उसमें शोरबत डाल लें, दही का रायता डाल लें। नहीं, मरीज नहीं बना रहे हम, लेकिन नरम कर ले क्या उसको। नहीं बना रहे? पहले 15 दिन 15 दिन के बाद बिरयानी पुलाव की इजाज़त दे देते हैं। ठीक है। सिर्फ पहले 15 दिन, ताकि हम जरा गाड़ी को पटरी पर डाल रहे हैं। ठीक है। रात को चावल खाने हैं, और उन्हें कहते हैं सारी जिंदगी चावल खाने हैं, चावल नहीं छोड़ने। जिन मुल्कों में सर आप चावल, वाहिद डॉक्टर जो कह रहे हैं चावल नहीं छोड़ने, वरना जब हम डॉक्टर के पास जाएं सबसे पहले चावल छुड़वाते मैं हैं। बताता हूँ, जिन मुल्कों में चावल खाए जाते हैं उन मुल्कों में कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई पेशेंट नहीं होता। और जिन मुल्कों में गंदम खाई जाती है, 10 साल बाद गंदम को हजम करने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और दवाइयों का रास्ता खुल जाता है। तो ज़िंदगी में चावल नहीं छोड़ने, और उसका बेहतर टाइम कौन सा, मैं तो बहुत खाती और उसका बेहतर टाइम कौन सा है? मगरिब के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो काम करता है, हर चीज़ स्लो काम कर रही होती है। तो हल्की ग़िज़ा, नरम ग़िज़ा, ठीक है। अब ये 15 दिन पूरे हो गए। अब ये 15 दिन में क्या हुआ आपको पता ही नहीं क्या हो गया। आपके जो पेशेंट सुन रहे हैं ना, आपके जो नाज़रीन सुन रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। पहले जब आपने वज़न सुबह से वज़न के साथ 1 ज़रूर मिला के फ्रूट सब्जी खाई, तो 4 अद्वियात आपकी बंद हो गई सुबह से। कौन कौन सी बोला? वजन के साथ 1 ज़रूर मिला के फ्रूट सब्जी खाएंगे, यूरिक एसिड कब्ज तो नहीं हो सकती। सही बात है। कब्ज तो नहीं ना हो सकती, यूरिक एसिड नहीं हो सकता। मैदे को रस मिल गया, दवाई मैदे की सारी बंद हो गई। और चौथा, आपकी ब्लड प्रेशर की गोलियाँ बंद हो गई सुबह से, क्योंकि इतनी हाई लेवल की ऑक्सीजन मिल गई आपको। फ्रूट पहाड़ों पे होता है, सही है। स्प्रे के बगैर होता है, खाद के बगैर होता है। सेब, आड़ू, और महंगा सस्ता गरीब आदमी सब कर सकते हैं। जैसे आज का सबज सेब है, सस्ता वाला, बड़ा सस्ता सा, और उसका जूस ही पी लें। गाजर के सीजन में गाजर का जूस पी लें। बाद लोग कहते हैं गाजर नहीं खानी चाहिए, गाजर खानी चाहिए, जूस नहीं पीना चाहिए। बेवकूफ़ आदमी जिसमें फाइबर नहीं होता। पहली बात तो ये मुझे बताएं, गाजर खा कौन सकता है?
खा ही नहीं सकता। आपने कभी खाई 1-2 से ज़्यादा? नहीं खा सकता ना, तो खा ही नहीं सकता तो आप महरूम रह जाएंगे। इसलिए गाजर का खूब जूस पिए। सब्ज़ वाला जो सेब है उसका जूस पिए। सब्ज़ सेब तो नहीं खाया जाएगा, सख्त होता है और खट्टा भी होता है और सस्ता होता है, और बीमारी और कैंसर के लिए होता ही सब्ज़ है। सुरख तो टेस्ट के लिए होता है। तो सब्ज़ सेब का जूस पिए, गाजर का जूस पिए, उसमें इतना तो फाइबर होता है। बच्चों को पिला के दिखाएं, वो कहते हैं यार थले की फोक, ये क्या फोक आया हुआ, इसे हटाएं, लेते हैं, इतना तो है। अच्छा, फिर जब आप पानी पीते हैं उसको तो आप ढूंढते हैं इसमें फाइबर नहीं है, मैं तो नहीं पानी पीऊँगा, तो आप जूस पीते वक्त तो आप कह रहे हैं जो जूस फाइबर में नहीं एक्चुअली है। डॉक्टर साहब ये राय भी होती है ना कि उसमें शुगर एलिमेंट बढ़ जाता है, फ्रुक्टोज बढ़ जाता है, इसलिए भी कहते हैं। लेकिन ये स्टोरेज ही है ना, तो हमें हमारे ब्रेन को चाहिए तो फौरी तौर पे ग्लूकोज ही है। सुबह उठते हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज तो चाहिए ब्रेन को। सर मैं वैसे आखिरी मिनट में अगर मुझे बता देंगे जो जिस आप तरीका इलाज कर रहे हैं, जिस आले के जरिए, ये आला और भी है पाकिस्तान में? आला अहम नहीं है, आला आम नहीं है। रेडियोलॉजी का जो रेडियोलॉजी जिससे हम करते हैं, आयरस जिससे डायग्नोज करते हैं, ये अहम नहीं है। ठीक है, उसे जो मैंने न्यूट्रिशन के साथ कंबाइंड किया वो अहम है। ठीक है, ये मैं बात इस तरह से क्लोज करना चाहूँगा कर कि सुबह से जब अपने 12 बजे तक फूड खाए तो 4 अद्वियात बंद हो गई, ठीक है। ब्लड प्रेशर की, यूरिक एसिड की, कब्ज की, और रात को जब चावल खाए तो ब्लड प्रेशर बेसिक दवाई बंद हो गई। सही बात है। और जब आपने दोपहर को एक पाव मछली खाई या प्रोटीन 5 मिल अंडे गया। खाए तो शुगर की गोली बंद हो गई। सही बात है। क्योंकि जब आप 5 अंडे खाएंगे पेशाब ज़्यादा आएगा, थोड़ा आएगा। थोड़ा आएगा। पाव मछली खाएंगे पेशाब ज़्यादा आएगा, थोड़ा। 100 ग्राम बादाम 2-3 अंडे खाएंगे पेशाब ज़्यादा आएगा, थोड़ा। प्यास लगेगी ज्यादा, लेकिन प्यास लगेगी, वजन के साथ एक सही। लाके फ्रूट सब्जी जो खाइए नहीं बिल्कुल ठीक लगेगी। है, वो पूरा हो जाएगा। और जब रात को राइस खाएंगे, सही। और अगर हम ये कहते हैं कि अगर प्रोटीन लेने से गर्मी महसूस हो तो मछली और अंडे छोड़ने चाहिए कि चावल और फ्रूट बढ़ाने चाहिए? चावल फ्रूट बढ़ाना चाहिए। सही बात और जब चावल और फ्रूट खा के बादी होने लगे तो चावल और फ्रूट छोड़ने चाहिए कि प्रोटीन बढ़ानी चाहिए? जबरदस्त सर, ये बैलेंस करना सीखे ना। बैलेंस ठीक करना, है, और वो ये आपने अपनी बड़ा अच्छा बॉडी को guide कर समझना दिया। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बॉडी को समझ जाएंगे, एक्सपर्ट के पास जाएंगे, और उसके बाद आपकी बहुत सारी बीमारी को इलाज। सर वक्त बड़ा यार मुख्तसर शुगर था। के बारे में तो कर बता दें, दो। कर दें। शुगर के बारे में, शुगर याद रखें, अब शुगर की अद्वियात तो प्रोटीन लेने से आपकी बंद हो रही है गोलियां, लेकिन पहले शुगर तो समझ लें। शुगर 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। बिल्कुल ऐसी है। 1 बचपन से होती है, सारी जिंदगी बिल्कुल रहती ठीक है, है। इसका कोई इलाज नहीं पूरी दुनिया में। ये 6 साल, 10 साल, 12 साल, 16 साल के बाद किसी को शुगर नहीं हो सकती। इसे डॉक्टर लिख देते हैं डायबिटिक टाइप 2 का मतलब है 2 नंबर शुगर है, लाइफस्टाइल डिजीज है, बीमारी नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप लाइफस्टाइल बदलें, आपकी बिल्कुल मर्जी सही है बात 10-20 साल दवाइयाँ इंसुलिन लगाएं। हमारे गिरदनों में देखिए बेशुमार लोग मौजूद है जिन्हें 8-10 साल से शुगर है। जब उनसे पूछते हैं ना आप क्या खाते हैं जनाब, वो कहते हैं हम कोई दवाई नहीं खाते, सैर करते हैं, वाक करते हैं, प्रेस करते हैं। तो कितने ही लोग हैं जो दवाई नहीं खाते। ऐसे ही है। अगर ये बीमारी होती तो वो भी दवाई खाते ना। सही। तो ये गज़ाई है बीमारी है, और उन्होंने ये है lifestyle वैसे लाइफस्टाइल modifications मॉडिफिकेशन है, हमारे साथ मैं- एग्जांपल्स हैं काफी। है ये टाइप 2। तो जब टाइप 2 है, इसको पहले समझ लें, शुगर नहीं है 16 साल के बाद आपको। ठीक है, जब आप प्रोटीन लेंगे पेशाब थोड़ा आएगा, शुगर की गोली हम सुबह से बंद कर देते हैं। तो मैं कौन सा कमाल कर रहा हूँ? सही। हजारों लोग दवाइयाँ नहीं खाते, हम उन्हें सही ट्रैक पे लेके आ रहे हैं। फर्क इतना है, जब एक पाव मछली खाएंगे, 5 अंडे खाए उसने, ठीक तो है, सर, पेशाब बहुत थोड़ा अच्छे आएगा, से, हाँ। पेशाब थोड़ा आएगा, शुगर गोली बंद हो गई। तो जो इंसुलिन लगाते हैं उनकी मैं 2-3 यूनिट सुबह, 2-3 यूनिट शाम बंद कर देता हूँ। और जो इंसुलिन लगाते हैं और उन्हें कहता हूँ जी फिर शुगर महीने बाद चेक करनी है, 15 दिन के ठीक बाद है। नहीं चेक करनी। तो monitor भी आप लोग अगर 15 दिन के बाद महसूस करें पेशाब ज़्यादा आ रहा है, जिसमें दर्दें हो रही हैं, तो शुगर चेक करने को जाए, प्रोटीन की तो जाए। प्रोटीन तो नहीं कम हो रही, सारा तो 1-2 आपका अंडा जो बढ़ा एक, दें, अपना 1-2 lifestyle बोटी बढ़ा दें, modification है, वो बादाम करनी बढ़ा है। दें, बिल्कुल। तो शुगर 1 माह तक नहीं चेक करनी। तो पहले, और हाँ, फिर आपसे कई लोग पूछेंगे डॉक्टर साहब ने 15 दिन का तो बताया, आगे क्या करना है ये तो बताया नहीं। तो फिर उसके लिए ये कि 15 दिन के बाद हम कहते हैं जिनका पेट सीधा है, ठीक है। एक चपाती शुरू कर लें, ठीक है, और जिनका पेट ज़्यादा है तो वो कहें एक नान रोटी खाएं। ठीक और है। जो चावल खाने हैं हल्के तड़के वाले, 15 दिन के बाद बिरयानी पुलाव भी खा लें, कोई बात नहीं। ठीक है। फ्रूट का भी टाइम आगे पीछे हो जाए खैर खैर है, है। प्रोटीन का भी आगे पीछे हो जाए खैर ठीक है, है। राइस का भी आगे पीछे हो जाए खैर ओके। है, घबराना नहीं है। लेकिन खाना यही है। लेकिन ये नहीं, और फिर उसके बाद जो चीज़ें मना है, ऊंच नीचे कभी चलती रहती है। अब आपको 15 दिन में गाड़ी दवाइयाँ बंद कर कभी कोई ली। चीट मील हो जाएगा, लेकिन जनरली आपने इसी को फॉलो आपको ना करना है गाड़ी जो आपने चलाने आगे बताया। दवाइयाँ बंद होगी, आपको कॉन्फिडेंस बैलेंस बहाल हो आपने गया। करना है। जिस दिन आप बैलेंस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उस दिन आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड उस तरीके से कभी नहीं कर कभी सकेगी। चल जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होगा। 4 माह सबसे अहम है, क्योंकि हमारे जो खून के सेल्स है उसकी उम्र 4 माह है। जो खून के सेल्स आज पैदा हुए उन्होंने 4 माह जिंदा रहना है। ओके, ठीक है, तो 4 महीने फॉलो कर लें। नहीं मतलब 4 माह तो लाजमी कर लें। अगर गुर्दे फेल है, अगर किडनी ठीक है। फेलियर पेशेंट है, अगर लीवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, शुगर 20 साल से इंसुलिन ले रहा है, 150 सुबह 50 शाम, तो अब उसे 4 माह तो फॉलो करना चाहिए। करना तो लाइफ टाइम ही है। बिल्कुल सही। लेकिन 4 महीने करेंगे तो आप उसे कंटिन्यू कर सर सर पाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत सर। अगले गेस्ट भी जी, हैं। जी, जी। हाँ, सो सॉरी, लेकिन आपकी हर बात बहुत बड़ी शुक्रिया। अहम है। जिस तरीके से आप माशाल्लाह इलाज करें, बड़ा अच्छा आपने इससे एलैबोरेट भी किया इस तरीके इलाज को। प्लस आपने इस तरह कहा कि आपकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि बजाय इसके लोग साहिवाल आए आपके पास, आपने बता दिया क्या क्या खाएं, कब कब खाएं। और कितना मेरी कितना at the पिछले same 25 time साल जो- से 1000 फीस है, माशाल्लाह वहाँ से। भी हमने अर्निंग आपने के लिए फीस नहीं बढ़ाई। तो ये That's सिर्फ great। पैसों की बात नहीं है कि पैसों के, या आपको सिर्फ आपकी बॉडी को समझाने की बात
आता है कि आपने अपनी Absolutely. बॉडी को समझना है और उसके हिसाब से एक बैलेंस क्रिएट करके बहुत सारी बीमारियां उनसे इलाज हासिल करना है। हम बहुत educate शुक्रिया। कर रहे हैं बस। Educate कर रहे हैं, Educate कर रहे हैं। इलाज नहीं करते। हमारा वक्त हो गया है Educate खत्म। करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।